देखना, ठीक है। हाँ अभी लाइव, ठीक। हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, क्या हाल चाल? आ जाएंगे सभी बच्चे। प्रणाम भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये है आपकी दफ्तर सीरीज की इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 1। और इस क्लास का कारण क्या है? क्योंकि आप बच्चों को सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम किसी सब्जेक्ट में थी तो वो इकोनॉमिक्स में थी। आप बच्चे जानते हो, जो भी आप लोग बोलते हो हम वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये है आपकी, आपने बोला, हमने शुरू किया, ये है आपकी क्लास नंबर 1 इकोनॉमिक्स की। फटाफट फटाफट आ जाएंगे सब बच्चे। 2 मिनट की बस बात करूंगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट शुरू करूंगा, ठीक है बच्चों। पॉलिटिकल साइंस बच्चों 14 लेक्चर में वो खत्म हमने बहुत अच्छे से कर दी है। और उसको आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज किस तरह से टेस्ट दे सकते हो उसके लिए भी एक शॉर्ट अपलोड कर दिया था, है ना। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट को। बच्चों जब से टीसीएस का जो पैटर्न है, और जो टीसीएस का जो पैटर्न था, जो एसएससी के एग्जाम्स हैं वो जब टीसीएस कराया करती थी, और अब जब से पैटर्न चेंज हुआ है, जब से एडिक्विटी पैटर्न आया है, अगर सबसे ज्यादा शिफ्ट किसी सब्जेक्ट में आया है तो वो इकोनॉमिक्स में आया है। कैसे? पिछले 1 साल का अगर आप डेटा उठा के देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर इन 4 जो ये कोर सब्जेक्ट हैं, इनमें से अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से बने हैं तो वो इकोनॉमिक्स से बने हैं। अब उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि कुछ हल्के माड़े क्वेश्चन नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो बने हैं। जिन्होंने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी भी हुई थी उनसे भी क्वेश्चन नहीं बने हुए थे। अब इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा वो समझो, है ना। अगर तुम में से कुछ बच्चे मुझे जानते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके को अगर आप जानते हो, मान लो अगर फंडामेंटल राइट्स की क्लास है, प्रेसिडेंट की क्लास है, तो मैं आप लोग को बोल दूंगा कि मुझे आपके एफर्ट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बैठ जाओ और चीजों को सुनते रहो। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मुझे आपके एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठ जाओ, जो मैं बता रहा हूं उसको एक बार जाके फिर रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा। इस सब्जेक्ट में ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों। हमारा डिस्कशन हुआ और ये सब्जेक्ट हम लोगों ने जानबूझ के उठाया है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, टेक्निकल है, टफ नहीं है, टेक्निकल है। अब टेक्निकल क्या होता है बच्चों? इसको समझने के लिए आपको थोड़े से अपने भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मुझे अपना बड़ा भाई मानो और अगली 10 क्लासेस में जो मैं बोलता हूं सिर्फ उतना काम कर लेना। जो मैं पढ़ाता हूं उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। जिसको मैं बोलता हूं इसको लिख लो, उसको ध्यान से लिख लेना। जिसको मैं ये बोलूं कि एग्जाम में ना मेरा दोस्त है और यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो तुम मान लेना कि पूछेगा। और सिर्फ 10 क्लास में ये भरोसा करके देखो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स ईजी है या टफ है। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस तक हम इन 10 क्लासेस में इकोनॉमिक्स को लेके जाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें किसी भी एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कराऊंगा। बस मुझे बाधाओं में मत बांधना कि सर ये शब्द भी हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो। मैं भाई अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा कि चीजों को मैं हिंदी में भी लिखूं। पीपीटी बच्चों है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लार्जर पर्सपेक्टिव पे ध्यान दो, है ना, कि जो कंसेप्ट हैं उनको समझने पे ध्यान दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहले इकोनॉमिक्स पूरी कर लेते हैं, फिर तुम बच्चे जानते हो जो तुम बोलोगे वो हो जाता है, उसकी टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, ठीक है। तो बस यही ट्रस्ट, यही भरोसा रखो और बिल्कुल कुर्सी की पेटी एकदम टाइट बांध लो। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल एडवांस तक पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में टूटना नहीं है। ये बहुत नॉर्मल सा पैटर्न है कि शुरुआत में आके सब बैठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे टूटने लगते हैं। तुम्हें बस वो नहीं टूटना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला ही टॉपिक है ना, आज की क्लास को मैं थोड़ी सी लाइट रखूंगा। आज की क्लास का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा। जिन चीजों को मैं तुम्हें पीपीटी पे दिखाऊंगा, पीपीटी पे दिखाने से पहले हाथ से लिख के उन चीजों को मैं समझाऊंगा। जो मैं हाथ से लिख के समझा रहा हूं आप उसको अपने नोट्स में बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो अब ये देखो, सबसे पहली ही चीज कि भाई अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। इससे ज्यादा बेसिक अब हम और क्या जाएंगे कि हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। और मैं सबसे पहली स्लाइड ही क्या लेके आऊं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इसको और अच्छा बनाते हैं, है ना, इसको और अच्छा बनाते हैं बच्चों एक अच्छी डेफिनेशन के साथ
कि मुझे तुम ये बताओ कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक ही चीज है क्या। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 इस तरह से, और यूं दो एक पेज के बीच में इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे इकोनॉमिक्स। क्या लिखेंगे बच्चों? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र, और इधर लिखेंगे इकोनॉमी। कंसेप्ट नंबर 1 कि क्या इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या एक ही चीज है भाई? एक ही चीज है या नहीं है? और अगर है तो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है तो वो डिफरेंस कितना कारगर है या नहीं है, उसकी बात करते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी भी काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर इसमें बच्चों ये है कि इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये थ्योरी का सब्जेक्ट है। थ्योरी मतलब इसमें तुम अलग अलग सिद्धांत पढ़ते हो, लेकिन जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी बच्चों प्रैक्टिकल है। जो भी आप ये थ्योरी पढ़ते हो, जब इनको आप रियल जीवन में अप्लाई करते हो तो उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आप लोगों ने कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर में ऐसा सुना है क्या कि भारत की इकोनॉमिक्स 4 ट्रिलियन से ऊपर हो गई? मेरी एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। क्या आपने आज तक किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी न्यूज में ऐसा सुना है कि भारत की इकोनॉमिक्स 4 ट्रिलियन की हो गई है? सुना है क्या? क्या सुनते हो कि भारत की इकोनॉमी, यानी कि जब हम नंबर्स के साथ खेलते हैं तो उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, लेकिन जब हम थ्योरीज के साथ खेलते हैं उसको हम बच्चों इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी एक विषय है। विषय मतलब ये भी एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब इकोनॉमिक्स एक साइंस है। अब ये कैसी साइंस है बच्चों? साइंस का मतलब क्या है? साइंस हर वो चीज है जो हमारा काम थोड़ा सा आसान बनाए। ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स कैसी साइंस है भाई? ये हमारे जीवन में किस तरह से काम आती है बच्चों। काम किस तरह से आती है कि आप जानते हो कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। यानी कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, वो कैसी हैं बच्चों? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कभी ना खत्म होने वाली। हमारी जो नीड है, हमारी जो वांट है, वो क्या है? अनलिमिटेड है। मुझे फॉर्च्यूनर भी चाहिए, मुझे ओडी भी चाहिए, मुझे मर्सिडीज भी चाहिए, मुझे हायाबुसा भी चाहिए, मुझे एक बड़ा घर भी चाहिए। लेकिन बच्चों मेरी जो इनकम है वो लिमिटेड है। तो नीड्स वांट्स अनलिमिटेड है और मेरी जो इनकम है वो इनकम मेरी लिमिटेड है। अब जरा ध्यान से सुनो इस बात को। जब इस लिमिटेड सी इनकम में, मान लो मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, इस 1 लाख रुपए में मुझे गाड़ी भी, इधर उधर आना जाना भी, मेरे एक्सपेंस भी, सेविंग्स भी, घर का खर्चा भी, जब मैं इन सब चीजों को मैनेज करता हूं, उस मैनेज करने की साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मैनेज करने की साइंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स। वेलकम टू वोकेबलरी क्लासेस बाय हिमांशु सर। नीड्स और वांट्स भी अलग अलग चीज होती है। नीड होती है जरूरत, है ना, जैसे कि मुझे यहां से अपने घर तक जाने के लिए एक कोई वाहन चाहिए, यानी कि एक बुलेट से भी मेरा काम चल जाएगा, तो मेरी नीड क्या है? बुलेट। लेकिन मुझे चाहिए क्या? चाहिए मुझे डिफेंडर, तो डिफेंडर मेरी क्या हो गई? वांट हो गई। तो दोनों अलग अलग चीज होती हैं। सर कितने दिन में पूरी हो जाए? बेटा पहले पढ़ तो ले। मतलब ये किस तरह का व्यवहार है कि कोई चीज पढ़ाई जा रही है, तेरा ध्यान उसमें नहीं है और कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी मुझे भी नहीं पता। आज की क्लास के बाद किस तरह से चीजें आपको समझ में आ रही है उसमें देखा जाएगा, है ना। और ये इकोनॉमिक्स किसी भी अगर एग्जाम में आता है तो ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। प्लीज एक अच्छे स्टूडेंट की तरह क्लास में बैठें और जो ये इररिलेवेंट कमेंट हैं इनको ना करें। ठीक है बच्चों, समझ में बात आई इतनी कि ये कैसी साइंस है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जहां पे अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी की एक फिक्स इनकम है, उस फिक्स इनकम में उन्हें घर का भी देखना है, आगे की सेविंग का भी देखना है ना, खर्चे भी देखने हैं, थोड़ा सा पैसा बचाना भी है। जब वो उसी फिक्स इनकम में इन सब चीजों को इस तरह से मैनेज करते हैं, उस मैनेज करने की साइंस को बच्चों क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब भैया फिर इकोनॉमी क्या है ना, ये तो हुई हमारी क्या? अर्थशास्त्र ये है। लेकिन फिर
अर्थव्यवस्था क्या है बच्चों? अर्थव्यवस्था हमेशा नंबर्स में होती है। जैसे कि मैंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4 ट्रिलियन की है। यहां पे हमेशा नंबर किसका रहेगा? नंबर्स का गेम रहेगा। यानी कि एग्जामिनर अगर मेरा दोस्त है तो वो तुमसे बोल देगा कि जो ये इकोनॉमी है ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, तो याद रखना क्वांटिटेटिव है, QUANT। क्वांट का मतलब कि इट इज टू डू विद नंबर्स, नंबर्स का खेल है ये। एग्जामिनर अगर मेरा दोस्त है तो वो तुमसे बोलेगा कि क्या ये क्वालिटी की भी बात करता है? ये क्वालिटी की बात नहीं करता बच्चों। जब जीडीपी इस तरह से बताई जाती है, सकल घरेलू उत्पाद, जब इस तरह से बताया जाता है कि ये 4 ट्रिलियन का है, तो वो सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है। ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी हमारी 4 ट्रिलियन की है लेकिन लोग परेशान हैं, वुमेन्स सिक्योरिटी पे, वुमेन्स सेफ्टी पे, महिला सशक्तिकरण पे बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो यानी कि ये ध्यान रखना, ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। फिर दूसरी चीज, ये जो इकोनॉमी है ये बच्चों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है। किस चीज के लिए? कंपैरिजन के लिए। अगर मान लो आपको भारत की इकोनॉमी यूएसए से अगर कंपेयर करनी है, भारत की इकोनॉमी अगर आपको चाइना से कंपेयर करनी है, तो कंपेयर करने के लिए आप कभी भी इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप हमेशा क्या कहोगे कि भारत की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से कम है, चाइना की इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी से कम है। क्या हमें यह बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, क्या हमें यह बात समझ में आ रही है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है? इकोनॉमिक्स थ्योरी है, थ्योरेटिकल है, और ये बच्चों पॉलिटिकल है, ठीक है? अब मैं अगर इसको आप लोग अगर बहुत अच्छे बच्चों की तरह और चीजें समझोगे तो मैं इसमें आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें समझाऊंगा, है ना? मुझे बस इतनी इजाजत देना कि जो मेरा बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को मैं रिफ्लेक्ट कर सकूं तुम्हें पढ़ाने में, है ना? मुझे बस ये फील ना हो कि हाँ ये जो स्टूडेंट्स हैं शायद उस तर्ज पे समझ नहीं पाएंगे, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा लिमिट कर दूं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि साइंस में तो फिक्स रिजल्ट होते हैं या नहीं? तो ये कैसी साइंस है? ये बच्चों इसको फेक साइंस कहा जाता है। फेक मतलब गलत, झूठी। इसको फॉल्स साइंस कहा जाता है, इसको डिसमल साइंस कहा जाता है, इसको सूडो साइंस कहा जाता है। अब आप कहोगे कि सर इस सब्जेक्ट की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो कि ये फेक भी है, फॉल्स भी है, डिसमल भी है, सूडो भी है? ये क्या मतलब हुआ भाई कि ये जो चीजें हैं कि सर आप इस सब्जेक्ट को ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये साइंस तो है बच्चों, लेकिन साइंस में फिक्स रिजल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में अगर आप Na+Cl जोड़ दोगे तो ये 100% बनेगा क्या? NaCl, ठीक है? फिजिक्स में अगर हाफ mv² है तो वो हाफ mv² 100% है। बायोलॉजी में हमारा शरीर सेल से बना हुआ है और सेल के बाद टिश्यूज आते हैं, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, 100% रहेगा। लेकिन बच्चों इसको डिप्रेसिंग साइंस, डिसमल साइंस, सूडो साइंस, फेक साइंस इसलिए बोलते हैं कि इसके फिक्स रिजल्ट नहीं होते, इसके फिक्स रिजल्ट नहीं होते। तुम इकोनॉमिक्स में कितने भी बड़े तुर्रम खां हो, लेकिन जब दिक्कतें आएंगी तो आएंगी। मान लो मैंने अगले अपने 10 साल प्लान किए हुए हैं, इतना पैसा यहां से आएगा, इतना यहां से आएगा, तो 10 साल बाद मेरे पास इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा। अब ऐसा फिक्स नहीं है, 100% नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसको डिसमल और डिप्रेसिंग साइंस बोलते हैं। कोरोना आया या नहीं? दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आए, वर्ल्ड बैंक, IMF और बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट। क्या कोरोना की मंदी को कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। अमेरिका में 2008 में 9 में पूरे विश्व स्तर पे मंदी आई, कोई रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। इसीलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं? फेक साइंस, फॉल्स साइंस, डिसमल साइंस बोलते हैं इसको। आई होप अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अब प्रैक्टिकल तो हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग क्या करेंगे? थ्योरेटिकल। तो यानी कि अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? इकोनॉमिक्स। फटाफट जरा मुझे बताओ कि क्या भैया ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा बिल्कुल क्लियर होता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है? बाकी की चीजें तो बच्चों ये सब हिंदी इंग्लिश में सब लिखी हुई हैं। फटाफट मुझे पिछले 5-7 मिनट का प्रमाण दो कि भैया सारी चीजें एकदम क्लियर है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर होता है। फटाफट दिल फेंक के मारो जरा। हाँ भाई ठीक है, ये जो इंग्लिश हिंदी वाले हैं ना बेटा, अगर इतनी भी चीज नहीं अगर समझ पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना?
हिंदी और इंग्लिश की कोई बात ही नहीं है भाई। इसमें हिंदी में क्या लिखा जाएगा, इसमें हिंदी में बताओ क्या लिखूं, इनकम इनकम ऐसे लिखूं, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। हिंदी में ये सारी चीजें हैं नहीं क्या, लोग, पीपल, अनलिमिटेड वांट्स, असीमित जरूरतें, सीमित संसाधन। या तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो और या तो आप लैंग्वेज पे ध्यान दे लो। अगर आप लैंग्वेज पे सिर्फ ध्यान दोगे तो बच्चों कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, ठीक है। चलो, है ना, व्यवहार थोड़ा सा अच्छा रखो बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखो, जो चीज मैंने कही है वही चीज यहां पर है या नहीं। हिंदी वालों अब सुन लो, देखो, अर्थशास्त्र केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में फैसलों का विज्ञान है। विज्ञान है या नहीं, और विज्ञान कैसा है इसकी हमने बात की या नहीं। यह हमें सिखाता है कि लोग, कंपनियां और सरकार सीमित संसाधनों में, जो बात कही थी वही आ रही है नहीं, सीमित संसाधन जैसे पैसा, समय, कच्चा माल का सही इस्तेमाल करके अपनी असीमित जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। अब यह कह दो कि सर हिंदी में यह भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बंगाली में लिख के ले आओ, है ना। कंसेप्ट पे ध्यान दो बच्चों, कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगर आप वो 2 मिनट पीछे के झेल नहीं पाए तो फिर मतलब क्या ही मतलब रह गया पेशेंस का। समझ में बात आई है हमारे, जो मैंने तुम्हें अभी अभी पीछे समझाया था वो यहां हिंदी की डेफिनेशन में है, ठीक है। असीमित जरूरतें हैं, सीमित संसाधन है, समय भी हमारे पास सीमित ही है, ठीक है बच्चों। उसी चीज को जो मैनेज करके जो हम डिसीजन, जो हम निर्णय लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए ठीक है बच्चों, अब ये देखो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी 2 तरह की नहीं, इकोनॉमिक्स अब हम 2 तरह की पढ़ेंगे जो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, उर्दू भी बताया जाएगा फिर बेटा, ठीक है। अब ये देखो, ये आएंगे सर इंग्लिश में पढ़ाए है ना, दोनों बच्चों को मैनेज करना है। अगर इन छोटी चीजों पे उलझे रह जाओगे तो बच्चों बड़ी तैयारी का कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। इंडिया की रैंक 6 है बेटा, जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं उस चीज पे दे ध्यान, है ना। चलो, तो व्यष्टि और समष्टि की बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो में क्या अंतर है। इसको बहुत आसान सी भाषा में समझो। माइक्रो मतलब बच्चों छोटे स्तर पर, माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर, ऐसे याद रखो बिल्कुल लेमन भाषा में। और मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर, है ना। अभी अभी हमने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स तो ऐसी साइंस है जिसमें हम मैनेज कर रहे हैं किसको, अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को लिमिटेड समय, लिमिटेड पैसे में। अब ध्यान से जरा मेरी बात सुनो, अगर मैं सिर्फ एक अपने घर के लेवल पे, है ना, मान लो मेरा घर है ना, और मेरा घर मेरी इनकम के हिसाब से चलता है। अब तुम ये मान के चलो कि मेरा घर अगर मेरी इनकम से चलता है तो ये एक घर हुआ, ठीक है। अब ये एक घर में लिमिटेड इनकम है और अनलिमिटेड चीजें हैं। अब मैं इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे जब इसको मैं मैनेज कर रहा हूं एक लेवल पे, तो ये क्या हो जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन जब ये पूरे देश के लेवल पे मैनेज की जाएगी, मान लो पूरी देश की इनकम, जीडीपी, है ना, अब पूरे देश की इनकम, पूरे देश के खर्चे, संसाधन, जब ये सारी चीजें हम जब मैनेज करते हैं पूरे देश के लेवल पे, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये पूरे बड़े यानी कि ये नेशनल लेवल पे होगा, ये राष्ट्रीय लेवल पे होगा। एग्जाम्पल से जानो और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना, अमेज़न के जंगल है। जब हम पूरे अमेज़न के जंगल को पढ़ते हैं, जब हम पूरे अमेज़न के जंगलों को पढ़ते हैं कि इस जंगल में कितने पेड़ हैं, कौन सा पेड़ किस टाइम पे फल दे रहा है, किस टाइम पे ये पत्तियां इनकी टूट रही हैं, किस टाइम पे इन्हें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, तो जब हम पूरे के पूरे जंगल को पढ़ते हैं बड़े लेवल पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम उस जंगल के सिर्फ एक पेड़ की स्टडी करते हैं, सिर्फ एक पेड़ की जब हम स्टडी करते हैं, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुई इतनी बात हमें कि जब हम इंडिविजुअल स्तर पे कोई चीज अगर करते हैं तो वो माइक्रो, और जब उसको बड़े स्तर पे हम करते हैं तो दैट इज मैक्रो। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, जीडीपी, क्या तुम कभी किसी को ऐसे बोल सकते हो कि सर आपकी जीडीपी क्या है,
ना ना, किसकी? पूरे देश की। तो मुझे बस कमेंट सेक्शन में इतना बताओ कि अगर मैं यहां पे लिख दूं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, जीडीपी पूरे देश की है, तो जीडीपी बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी या मैक्रो में आएगी? बस इतना बता दो मुझे। जीडीपी जैसी चीज पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की जो समस्या है, ये ऐसी जीडीपी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ये व्यष्टि में आएगा या समष्टि में आएगा? सिर्फ इतनी बात बताओ कि माइक्रो में आएगा या मैक्रो में आएगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ इतनी बात बताएंगे, मैक्रो में आएगा। वेरी गुड। तो जब हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी पूरे देश के स्तर पे जब हम चीजें पढ़ते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मेरे अकेले का खर्चा, मैं अपना अकेले का खर्चा किस तरह से मैनेज कर रहा हूं, मेरा अकेला घर, तो ये किस में आएगा? ये हमारी माइक्रो में आएगा। लेकिन जब पूरे देश के स्तर की बात होगी तो ये आएगा, है ना। वेरी गुड बच्चों, है ना। जब मैं कहा करूं कि कोई चीज बताओ तो उसको मान के बताया करो। वेरी गुड बच्चों, है ना। ये दो चीजें हमें क्लियर हुई। अब डेफिनेशन की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि ये रहा तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके लिए पीपीटी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बिल्कुल इंटरेक्टिव बनाई गई है। आप लोग बस अपना ध्यान ये रखें कि जी हाँ पढ़ना है, बस माइंडसेट ये रखें, है ना। ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, यह व्यक्तिगत स्तर पर काम करता है, यानी कि बच्चों ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है। इसमें हम एक इंसान, एक परिवार या एक कंपनी के खर्चे और फैसलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों। एक इंसान अपनी आय का उपयोग करके, एक इंसान अपनी इनकम का उपयोग करके किस तरह से बचा रहा है, सेविंग किस तरह से खर्च कर रहा है और किस तरह से बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं पे निवेश कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब तुम फैमिली में ऐसे मत सोचना, अब तुम फैमिली में ऐसे मत सोचना कि जी फैमिली में तो 5-6 लोग हैं, लेकिन फैमिली तो एक ही है बच्चों। तो ऐसे ही एक फैमिली भी किस में आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। एक कंपनी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। ठीक है बच्चों। और फिर तुम लोग याद रखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बॉटम अप अप्रोच होती है। दो चीजें होती हैं बच्चों, एक तो टॉप से और एक बॉटम से। ये अप्रोच कौन सी होती है? ये बॉटम अप अप्रोच होती है, यानी कि पहले नीचे वाला जो स्तर है वो देखा जाएगा, उसके बाद ऊपर जाया जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। वर्क्स एट द इंडिविजुअल लेवल, वी स्टडी स्पेंडिंग एंड डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, अ फैमिली और अ कंपनी, दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों। अब ये देखो मैक्रो क्या है? मैक्रो पूरे देश के स्तर पर है। ठीक है, यह पूरे देश या दुनिया के स्तर पर काम करता है। जैसे कि देश में कितनी महंगाई है, आप कभी ऐसा बोल सकते हो क्या कि जी हमारे घर में तो महंगाई हो रही है बहुत? अरे घर में नहीं, महंगाई कहां होगी? महंगाई पूरे देश में होगी। महंगाई मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। अब जो इन्फ्लेशन है वो माइक्रो होगा या मैक्रो होगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, मैक्रो होगा, राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी और देश की कुल आय यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि महंगाई किसका पार्ट है? बेरोजगारी, जीडीपी। ठीक है, और यह बच्चों उल्टा है, यह काम करता है किस पे? टॉप डाउन अप्रोच पे। टॉप डाउन मतलब कि सबसे पहले ऊपर वाले स्तर पर, बड़े वाले स्तर पर देखा जाएगा, उसके बाद छोटे छोटे स्तर पर देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, यह डेफिनेशन है। जिन बच्चों को कंसेप्ट में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है और डेफिनेशन में बहुत ज्यादा, यकीन मानो डेफिनेशन तो गूगल पे भी दुनिया भर की है, किताबों में भी दुनिया भर की है। कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो बच्चों। अगर सिर्फ डेफिनेशन से पेपर क्लियर होते तो जो कंटेंट वाली टीम है ना हमारी, वो सब अधिकारी हो सकते थे, है ना। हो अब भी सकते हैं, क्या पता उनमें से कुछ बहुत अच्छे पढ़ने वाले अब भी हो। ठीक है ना, तो डेफिनेशन के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया करो। अब देख लो जरा डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, इट वर्क्स ऑन अ नेशनल, राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय, ग्लोबल स्केल पे। इट डिस्कस मेजर इश्यूज, बड़े इश्यूज को ये डिस्कस करती है, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीज जीडीपी। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतनी बात। हमें दो चीजें बच्चों क्लियर हुई, एक हुई इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी और एक हमें क्लियर हुई माइक्रो वर्सेस मैक्रो। दो कंसेप्ट हमारे क्लियर हुए भाई। अब दो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद
इन भाई साहब को आज थोड़ा सा देखते हैं। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसको जरा आप ध्यान से सुनना। एडम स्मिथ का नाम सबने सुना है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। हम जरा इनके बारे में थोड़ी सी विचारधारा अलग रखते हैं, है ना। विचारधारा रखने का सबका अधिकार है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो इसको स्कूल ऑफ थॉट से जोड़ने की मैं कोशिश करता हूं। आप लोग सब जानते हैं कि अगर मैं आपसे सीधा सीधा यह पूछ लूं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनमें ना दो नाम आते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट ज्यादा क्या आता है? एडम स्मिथ आता है। एडम स्मिथ आते हैं बच्चों, ठीक है। जेएम कीन्स भी हैं, लेकिन ये क्यों हैं, क्या हैं, ये सब भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों की अटेंशन एक बात पे चाहिए जरा। एडम स्मिथ, ठीक है, 1776 में, 1776 में इनको फादर क्यों कहा गया? ऐसा इन्होंने क्या काम किया, है ना। 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी, एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन, कि किस किस देश पे कितना कितना पैसा है, किस किस राष्ट्र पे कितना कितना पैसा है, उसके लिए इन्होंने ये एक किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन। वेलकम टू वोकेबलरी क्लासेस बाय हिमांशु सर। वेल्थ में और इनकम में अंतर होता है। जैसे कि इनकम क्या है? जो मेरे महीने की इनकम है, मान लो 1 लाख रुपए अगर मेरी महीने की इनकम है, तो वो क्या हो गई बच्चों? वो हो गई मेरी इनकम। कि सर फिर वेल्थ क्या है? वेल्थ है बच्चों मेरे घर की, गांव की जमीन, वहां का ट्रैक्टर, ट्रॉली, वो सब सारी चीजें, घर, बैठक, वो सब जोड़ के क्या हो जाएगी? वेल्थ हो जाएगी। तो इनकी एक बहुत फेमस किताब एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन, जो इन्होंने 1776 में लिखी। लेकिन मेरा सवाल बच्चों ये है आपसे कि तुमने एक नाम सुना होगा, बताना जरा, सुना है या नहीं? चाणक्य सुना है? चाणक्य का नाम, चाणक्य की एक बहुत फेमस किताब थी जिसका जिक्र कहां है? मौर्यन एम्पायर में। अब इन्होंने ये बुक कब लिखी है? 1776 में, है ना। बच्चों जब चीजों को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे एग्जाम पे जाओगे ना, तो एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ व्हाइट पीपल सुप्रीमेसी। इन गोरों को ना ऐसा फील होता है कि कोई भी अगर एक्सक्लूसिव चीज आई है, कोई भी अगर अच्छी चीज आई है, तो वो किसी ना किसी गोरे ने ही बनाई होगी। इसीलिए फादर ऑफ दिस ये तुम्हें सब उधर वाले लोग ही सुनाई देंगे, ठीक है। लेकिन इसकी रियलिटी जानो कि चाणक्य मौर्यन एम्पायर में है। मौर्यन एम्पायर के टाइम में, यहां से हजारों साल पहले इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। इनकी एक किताब थी जिसका नाम क्या था बच्चों? अर्थशास्त्र, ठीक है। ये अर्थशास्त्र जो थी, ये इन्होंने 15 किताबों में लिखी थी। कितने में? अर्थशास्त्र के लिए 15 बुक लिखी थी। इन 15 बुक्स में 150 चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर? 150। टॉपिक्स कितने थे? 180 टॉपिक्स थे। और कितने श्लोकों में थी ये? श्लोक बच्चों 6000 श्लोक थे। कितने? 6000 श्लोक। लेकिन फिर भी हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो किसको कहेंगे? एडम स्मिथ को कहेंगे। हाँ, ठीक है। तो बच्चों ये ना, मतलब इनका वेस्ट वालों का ये थोड़ा सा दोगलापन है कि 1776 में हम एडम स्मिथ को तो फादर बोल रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट चाणक्य? चाणक्य नीति अलग चीज है बच्चों, है ना। चाणक्य नीति अलग चीज है, इस पे मैं कभी बाद में बात करूंगा, है ना। चाणक्य जैसे ही एक थिंकर वेस्ट में भी हुए थे जिनको मैकियावेली बोलते हैं, है ना। बट लेट्स फॉरगेट दैट। क्या हमें इतनी बात समझ में आई कि मैं ये कंपैरिजन के लिए बोला है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इस तरह से एडम स्मिथ आएगा। अब एडम स्मिथ ने ना एक थ्योरी दी थी, ये बच्चों आगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट पे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड। अब देख रहे हो हम क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी। और थ्योरी हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में नहीं, ठीक है। इन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब जो दिखाई ना दे, इनविजिबल हैंड। थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड दी इन्होंने कि भैया ये क्या है इनविजिबल हैंड के जो हाथ दिखाई ना दे। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा थ्योरी ऑफ लेजस फेरे क्या है। स्पेलिंग भाई ऊपर नीचे हो सकती है। थ्योरी ऑफ लेजस फेरे। अब ये मत बोलना कि भैया लेजस फेरे हिंदी में लिख दो, क्योंकि ये एक लैटिन का शब्द है, ठीक है। और इस लैटिन शब्द का मतलब क्या है? लेजस फेरे का मतलब है बच्चों लेट इट बी, लेट इट बी, यानी कि जो हो रहा है वो होने दो। ध्यान से सुनो मेरी बात को। एडम स्मिथ ने
पूरे वर्ल्ड से क्या कहा कि गवर्नमेंट का काम पता क्या है? इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का काम है कि ये राजनीति देखें, राजनीतिक रूप से देश किस तरह से चल रहा है ना वो देखें, ये सामाजिक देखें। किसी भी चीज को बच्चों मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर डिफाइन करना हो तो 3 मापदंड होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। एडम स्मिथ ने कहा कि गवर्नमेंट का काम राजनीतिक प्रक्रियाओं को देखना है। एडम स्मिथ ने कहा कि गवर्नमेंट का काम सोसाइटी, समाज को भी देखना है, लेकिन गवर्नमेंट का काम आर्थिक, इकोनॉमिक डोमेन में देखना नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में कौन क्या काम कर रहा है, किस काम से कितना पैसा कमा रहा है, गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ना करे। लेजिस फेयर का मतलब कि लेट इट बी, जो जो काम कर रहा है उस काम को करने दो। अब तुम्हें एक सुना हुआ वर्ड सुनाई देगा जो मैं बोलूंगा कि पूंजीवाद, मतलब कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में भी तो यही है, जैसे यूएसए बच्चों कैपिटलिज्म में मानता है, तो यूएसए भी तो क्या बोलता है कि जी जो पैसे बना रहा है उसको पैसे बनाने दो। इसीलिए तुम देखोगे कि यूएसए में इतने अमीर अमीर लोग हैं कि उनके पास इतना पैसा है, इतना गवर्नमेंट के पास भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स थे, उसके बाद अमेजोन के मालिक जेफ बेफोस थे, आज की डेट में कौन है? एलन मस्क हैं। ठीक है बच्चों, तो ये राजनीतिक, सामाजिक और इकोनॉमिक चीजों में हस्तक्षेप ना करें। इनविजिबल हैंड का मतलब समझो क्या है कि मान लो एक कोई व्यापारी है और उस व्यापारी ने ना, इनविजिबल हैंड का मतलब बच्चों, एक व्यापारी ने एक फैक्ट्री थी उसकी, अब उसने पैसे कमा कमा के एक फैक्ट्री से ना 10 फैक्ट्री कर ली। कितनी कर ली? 10 फैक्ट्री कर ली। तो एडम स्मिथ बोलते हैं अपनी इस थ्योरी में कि जब वो अपने लिए काम कर रहा है, जब वो अपने लिए पैसा कमा रहा है, तो भी वो देश के लिए काम कर रहा है। कैसे? एक फैक्ट्री से उसने 10 फैक्ट्री करी, किसके लिए? अपने लिए। लेकिन 10 फैक्ट्रियों में जो उसने सामान खरीदा, जो उसमें उसे ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ी, जो उसने इतने लोगों को काम दिया, जो ये पैसों का एक सर्कुलेशन चला, तो ये देश के लिए फायदेमंद है या नहीं? विद्याग्राम अगर अगले 2 साल में पूरे इंडिया में फैल जाए, पूरे इंडिया में, है ना, तो हम लोग काम कर रहे हैं अपने लिए, बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी इसमें फायदा है या नहीं? इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ कम होगा या नहीं? विद्याग्राम की एक अगर संस्थान पे मान लो 200 लोग काम कर रहे हैं, तो कल को अगर इसके 50 सेंटर होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम थोड़ा सा घटाएंगे या नहीं, है ना? तो इससे देश को फायदा होगा या नहीं? फिर हम टैक्सेस देंगे या नहीं? ठीक है बच्चों, तो एक फैक्ट्री से अगर 10 फैक्ट्री बनाई जा रही हैं, तो इस 10 फैक्ट्री बनाने में बच्चों उसका अपना फायदा तो है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी सरकार का भी, देश का भी भला कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इनविजिबल हैंड। ये बात हमें समझ में आती है क्या भाई? इसी को हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल हैंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हिंदी इंग्लिश वाले थे, अब ये पढ़ लो, है ना, सब्र रखो बेटा, पेशेंस रखा करो। बताओ, इसमें सारी चीजें हैं। ये रहे तुम्हारे एडम स्मिथ, 1723 से 1790, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है इन्हें। ठीक है, माना जाता है, इन्होंने बताया कि अगर सरकार बाजार में कम हस्तक्षेप करे, कौन सी पॉलिसी? लेजेस फेरे, तो अर्थव्यवस्था बेहतर चलती है। ठीक है बच्चों, ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ही एक्सप्लेन्ड इफ द गवर्नमेंट इंटरफेयर्स लेस इन द मार्केट, द इकोनॉमी फंक्शंस बेटर। ठीक है, हाँ बच्चों, ठीक है, ये देखो मुख्य विचार इनका क्या था? सरकार का हस्तक्षेप क्या हो? कम हो। सरकार का हस्तक्षेप कम हो, बाजार को आप क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो, कि अपने हिसाब से चलाओ, जैसा चलाया जाए, और इससे बेहतर अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है बच्चों, ये लैटिनी, ये एक फ्रेंच शब्द है ना, जिसका अर्थ है छोड़ दो, अपने आप चलने दो। ठीक है बच्चों, इतनी बात हमें क्लियर होती है भाई? हाँ ठीक है, तो यानी कि एडम स्मिथ वाली ये बात हमें क्लियर होती है। इसमें हमने क्या सीखा? लेजिस फेरे सीखा, और इसमें हमने थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड की बात करी। इनविजिबल हैंड से भी, थ्योरी ऑफ लेजिस फेरे से भी एसएससी में पीवाईक्यूज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये भाई साहब कौन है? ठीक है, जेएम केन्स, है ना, जॉन मेनार्ड केन्स। इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र की नींव रखी। इनका मानना था कि मंदी के समय सरकार को आगे आकर मदद करनी चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक चीज पहले आपको समझनी पड़ेगी। ये चीज अगर मैं आपसे ये पूछूं, सिर्फ जब मैं पूछा करूं, जब जवाब दिया करो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एडम स्मिथ
किस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं? और मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि पूंजीवाद या समाजवाद, कैपिटलिज्म या फिर सोशलिज्म। फटाफट फटाफट कमेंट करके जरा बताओ कि एडम स्मिथ किसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे, कैपिटलिज्म को या फिर कैपिटलिज्म को या फिर सोशलिज्म को, समाजवाद को या फिर पूंजीवाद को। फटाफट फटाफट बताओ जरा। सर चाय सीरीज क्यों नहीं? बेटा चाय सीरीज ऑल्टरनेट डे पे है, कल आएगी। 3 दिन चाय सीरीज है और 3 दिन आपका 10 मिनट शो है। पूंजीवाद, पूंजीवाद, वेरी गुड। यानी कि बच्चों ये सपोर्ट करते हैं किसको? कैपिटलिज्म को। आप लोग मेरे साथ बने रहो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन जिन वर्ड्स के पीछे ना इज्म आता है, इनके पीछे तो सुबह से शाम की जा सकती है। इज्म किसी भी उस चीज के पीछे आता है जो आइडियोलॉजी हो, जो विचारधारा हो, जैसे कि आतंकवाद, जैसे कि पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, है ना। तो जिस भी चीज के पीछे इज्म आता है, इसको मैं अभी उठाऊंगा 10 मिनट बाद। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ जरा यहां कि ये एडम स्मिथ की हमने बात कर ली थी कि जेएम केन्स क्या बोल रहे हैं। बच्चों इसे आसान भाषा में इस तरह से लिखना अपने नोट्स में, इस तरह से लिखना अपने नोट्स में कि पहले तो एडम स्मिथ भाई साहब थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था गवर्नमेंट को? इन्होंने गवर्नमेंट को क्या कहा कि ये हस्तक्षेप ना करें। इन्होंने क्या कहा कि ये हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। तो फिर जेएम केन्स क्या है बच्चों? जेएम केन्स हैं, जेएमके लिख रहा हूं मैं, जेएम केन्स हैं। इन्होंने कहा कि भाई अगर गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी तो इससे दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे? इन्होंने एग्जाम्पल दिया 2008 और 2009 की जो यूएसए में मंदी आई थी उसका। बच्चों इंटरनेशनल रिलेशन में एक कहावत है कि अगर यूएसए छींकता है ना तो पूरे वर्ल्ड को बुखार हो जाता है। इफ यूएस स्नीजेस द वर्ल्ड गेट्स फीवर, ठीक है। यानी कि 2008-9 में जब यूएसए में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उसका प्रभाव पूरे के पूरे विश्व में देखने को मिला था। तो जेएम केन्स का कहना यह था कि एडम स्मिथ ने तो यह कहा था कि अगर गवर्नमेंट हस्तक्षेप ना करे तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन यह तो ठीक ठाक चला ही नहीं। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी का। किसका? मिक्स्ड अर्थव्यवस्था का, मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स का मतलब क्या है कि इसमें सरकार भी होगी, इसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होगा और गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं, जो पूंजीवाद लोग हैं वो भी होंगे। तो जहां दोनों एक साथ होते हैं उनको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जेएम केन्स ने बच्चों बिल्कुल स्पष्ट यह किया कि भाई साहब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए। और अपनी बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका? 2008 और 9 की मंदी का। ठीक है बच्चों, ठीक है इतनी बात क्या हमें? ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं इन 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे, ठीक है। यहां आ जाओ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्लान्स, पूरा का पूरा जो विश्व है वो या तो पूंजीवाद पे चलता है, या तो समाजवाद पे चलता है, और या तो मिक्स्ड यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पे चलता है। इतनी बात तो हम जानते ही हैं। अच्छा, भारत किसका एग्जाम्पल है? कैपिटलिज्म का या सोशलिज्म का? भारत किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड का? हाँ भाई, ठीक है। अरे क्लियर हो रही है इतनी बात? भाई मैं जानता हूं कि हमारी क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो है जो शायद इकोनॉमिक्स पहली बार ही पढ़ रहा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको पढ़ाने से भी बचा जाता है ना। लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। अब तुम अगर 5 मिनट ही बैठ के यार ये तो कुछ समझ से में ना आ रहा, चलो उठ के, है ना, तो अगर पेशेंस इतना ही है तो फिर दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात मेरे लिए नहीं है, दिक्कत वाली बात आपके लिए है बच्चों, है ना। मिक्स्ड, वेरी गुड। अब इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा खोल के बताऊं, जैसे मैं तुम्हें हाथ से लिख के चीजों को पढ़ा रहा हूं ऐसे ही ये मैं बस 3 की जगह 4 कर दूंगा इनको, ठीक है। जरा ध्यान से सुनो। ईच कंट्री चूजेस सिस्टम अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। हर देश अपनी जरूरतों के हिसाब से एक सिस्टम चुनता है, और वो 3 सिस्टम या तो पूंजीवाद है, या तो सोशलिज्म है, या तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है बच्चों। लेकिन जरा ध्यान से सुनो, कुछ और बताएगा तुम्हारा भाई इसमें, जिससे तुम थोड़े से एक्सक्लूसिव हो जाओगे। कैसे बच्चों? अपने नोट्स में एक तरफ लिखोगे आप लोग कैपिटलिज्म,
यानी कि बच्चों पूंजीवाद, यानी कि पूंजीवाद। फिर आप लिखोगे यहां पे एक ये वर्ड कम्युनिज्म। क्या लिखोगे? कम्युनिज्म। इसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं साम्यवाद। क्या बोलते हैं? साम्यवाद। फिर लिखोगे तुम सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब बच्चों समाजवाद। सोशलिज्म का मतलब समाजवाद। और फिर लिखोगे तुम लोग क्या? मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित इकोनॉमी। ठीक है, अब इसको हम रटेंगे नहीं क्योंकि डेफिनेशन तो हमारे पास दुनिया भर की है ही। इसको अब हम समझेंगे। ठीक है, इसको अब हम समझेंगे। बच्चों जब वर्ल्ड ना बाइपोलर था, है ना, तुम्हें क्या लगता है कि जैसे कि आज भी अगर इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो ऐसे लिखा नहीं आता द ग्रेटेस्ट राइवलरी बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान। बाहर के लोग भी देखते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि इन दोनों देशों में आपस में कुछ एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ खुन्नस है ना। ऐसे ही क्या आप नहीं जानते कि रूस में और अमेरिका में हमेशा से खुन्नस है? लेकिन ये खुन्नस ना बंदूकों की नहीं है। किसकी है? विचारधाराओं की है, आइडियोलॉजी की है। मैंने क्या कहा कि जिस भी चीज के पीछे इज्म आता है वो क्या है बच्चों? आइडियोलॉजी है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जिस टाइम पे ना वर्ल्ड बाइपोलर था, बाय का मतलब बच्चों दो, बाइपोलर का मतलब कि एक ऐसा टाइम था अब से 70-80 साल पहले कि जब सिर्फ दो ही देश ताकतवर थे। उसी को हम क्या बोलते थे? बाइपोलर वर्ल्ड। दो देश सिर्फ पावरफुल कौन से थे? या तो यूएसए और या तो यूएसएसआर, यानी कि रूस जिसका पार्ट था। ठीक है, अब या तो कोई देश यूएसए के साथ था या तो रूस के साथ था। भारत जैसे भी देश थे जिन्होंने गांधी जी के अंडर चुना था नॉन अलाइन मूवमेंट, कि ना तो हम आपके साथ हैं ना तो हम आपके साथ हैं, है ना। अब आप समझो कि मैं आपको ये चीज इतनी बता क्यों रहा हूं। ये पूंजीवाद तुम्हारी नसों में घोलने के लिए, ये समाजवाद तुम्हारी नर्व्स में समझाने के लिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने और जो रूस है उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, है ना। तो यूएसए की साइड से कौन थे उस टाइम पे? स्टालिन थे, है ना। तो सबको पता था कि यूएसए और रूस ये वर्ल्ड वॉर अब जीत रहे हैं, है ना, और जो दूसरी साइड है वो हार रही है। तो इन्होंने एक प्लान किया, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन्होंने एक प्लान किया। यूएसए स्टार्टिंग से एक दोगला देश है, स्टार्टिंग से ही दोगला देश है। दोगला कैसे? एक गला दो गला, ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही दोगला देश है। यूएसए ने रूस के साथ प्लानिंग की और कहा कि हम कल शाम को ना अपनी थल सेना से, यानी कि अपने फुट सोल्जर्स के थ्रू जाएंगे और जापान के जो दो इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी, उनको जाके कैप्चर कर लेंगे। ये दोनों नाम आपने पहले भी सुने होंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई इस बात पे थी, रूस बोल रहा था कि वर्ल्ड वॉर तो अब हम जीत ही जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरे विश्व में जो एक सिस्टम होगा वो पूंजीवाद होगा या फिर साम्यवाद होगा, क्योंकि रूस सपोर्ट करता था किस चीज को? साम्यवाद को, और यूएसए पूंजीवाद को। तो इन लोग ने क्या कहा कि अरे पहले इसको हरा देते हैं और उसके बाद हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। यूएसए स्टार्टिंग से ही दोगला देश है। अपना उस टाइम का सबसे तगड़ा प्लेन जो तुम आज भी सुनते हो, B-52 बॉम्बर लेके गया और दो देशों पे दो शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी, उन पे उस टाइम का सबसे तगड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। अब वो ब्लास्ट इतना बड़ा भयंकर था कि सारा का सारा वर्ल्ड उनके सामने बो डाउन हो जाता है कि भाई साहब जिस देश के पास इतने तगड़े हथियार हैं उनसे लड़ा नहीं जा सकता। ये गुस्ताखी वहां से लेके और आज तक जो आप ये सुनते हो ये वही चली आ रही है, ठीक है। अब आप समझो इसमें कि साम्यवाद यानी कि रूस जो पूरे वर्ल्ड पे लाना चाह रहा था वो था क्या? कम्युनिज्म था क्या? बच्चों तुमने बहुत देशों में पार्टियों का नाम भी सुना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी हमारे भारत में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी है या नहीं? चाइना में भी है ना। और रूस में तो जो मूवमेंट चल रही थी उस मूवमेंट को ही क्या बोलते थे? कम्युनिज्म मूवमेंट, ठीक है। तो कम्युनिज्म होता क्या है? साम्यवाद है क्या? समझो इसको। जहां पे सब कुछ यानी कि एवरीथिंग इज ओन बाय मतलब सब कुछ किसका हो? गवर्नमेंट का। सब कुछ किसका हो? गवर्नमेंट का। उस फॉर्मेट को, उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम? कम्युनिज्म। जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग है ना, तुम्हारे घर में बाइक है, कोई गाड़ी है, किसी के नाम पे होगी भाई, ठीक है। लेकिन अगर किसी देश में पूर्ण रूप से 100% अगर कम्युनिज्म है तो तुम बस अपने घर में रह रहे होगे, वो घर होगा किसका? सरकार का। कि भैया कैसे? समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं।
मान लो तुम किसी पब्लिक पार्क है ना, कोई सरकारी पार्क है, उस पार्क की बेंच पे तुम डेली शाम को 5 बजे जाके बैठ जाते हो और रात तक 8-9 बजे तक वहीं रहते हो, और ये काम तुम पिछले 10 साल से कर रहे हो। वो बेंच तुम्हारी हो गई क्या? किसकी रहेगी? सरकार की। तुम किसी पब्लिक ट्रेन में डेली आ जा रहे हो पिछले 20 साल से, ट्रेन तुम्हारी हो गई क्या? किसकी रहेगी? सरकार की। ऐसे ही बच्चों, अगर मान लो हम अगर हमारे देश में अगर साम्यवाद होता तो जिस बिल्डिंग में हम हैं, हम बस इसको इस्तेमाल कर रहे होते, सब किसका होता? गवर्नमेंट का। और इन्होंने ऐसा सोचा क्यों था? कि जिससे करप्शन ज्यादा ना हो, जिससे भ्रष्टाचार ज्यादा ना हो, ठीक है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये एक आधा तरीका था। लेकिन बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूर्ण रूप से कभी भी साम्यवाद किसी भी देश में नहीं आ पाया। तो भैया फिर पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद है कि जितना पैसा कमाया जाए उतना पैसा कमाओ। इट इज गुड टू मेक मनी, और इसीलिए यूएसए कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है। और जो रूस था बच्चों, रूस पूर्ण रूप से इसको नहीं लेकर आ पाया, लेकिन रूस चाहता क्या था? कि पूरे वर्ल्ड में क्या है? कम्युनिज्म आए। कि अब भैया फिर ये समाजवाद कहां से आया? देखो, आपके शब्दों से, आपके बोलने के तरीके से, आपके लिखावट से पता चलेगा कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, या गूगल से, या फिर अच्छी किताब से, या फिर अच्छे मास्टर से। ठीक है, समझो जरा, जब कम्युनिज्म पूरे विश्व में कहीं भी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाया, तो फिर कोशिश की गई कि जी हम अब समाजवाद को लेके आएंगे। समाजवाद मतलब देश काम करेगा समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। तो आप इसको इस तरह से लिखना कि कम्युनिज्म की, जब कम्युनिज्म पूरी तरह से कहीं नहीं आ पाया, तो कम्युनिज्म की लाइटर फॉर्म है। लाइटर मतलब हल्की फॉर्म है क्या? तुम्हारा समाजवाद। और समाजवाद का एग्जाम्पल है बच्चों कौन? इंडिया। मतलब इंडिया मतलब बच्चों कौन सा समाजवाद है? ये हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं हम। लोकतांत्रिक समाजवाद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों क्या? कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, अब ये मिश्रित क्या है? मिश्रित को बच्चों बस इतना जान लेना कि पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है सरकारी, जैसे कि पब्लिक बस, पब्लिक ट्रेन, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल। पब्लिक मतलब सरकार, सरकारी। ठीक है, जहां पर सरकारी प्लस प्राइवेट, प्राइवेट मतलब निजी, जहां पर प्राइवेट प्लस सरकारी दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हो, को एग्जिस्ट मतलब दोनों एक साथ रहते हो, काम करते हो, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इंडिया इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे यहां अंबानी भी है, अडानी भी है, दुनिया भर का पैसा है, और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पावरफुल नहीं है क्या? तो हमारे यहां दोनों ही एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बच्चों इतनी बात? तो देख रहे हो, मैं तुम्हें मतलब टालने के लिए मैं सिर्फ आता कि जी ये समाजवाद, ये एग्जाम्पल याद कर लो, पूंजीवाद ये याद कर लो, बट फिर भी आई चोज कि भाई कोई बात नहीं, क्लास में अगर कोई बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जिसको बिल्कुल इस तरह से पढ़ना है कि जी इसके बाद पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल ही बेसिक अगर क्लियर होते हुए चले, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैपिटलिज्म, साम्यवाद, समाजवाद और मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप मैंने यहां पर पीपीटी में 3 थे, लेकिन ये मैंने चारों के चारों आपको क्लियर किए होंगे। अब इसको हम हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, लाइक, कमेंट, शेयर ये सब मैं भूल जाता हूं जब पढ़ाता हूं, तो अगर मैं ये काम ठीक ठाक कर पा रहा हूं तो इस काम को आप भी कर सकते हो। एक मिनट का थैंक यू ले लो आप लोग। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मैं
बच्चों साउंड ठीक है? अब देखेंगे जरा, एक सेकंड बस। हाँ बच्चों साउंड ठीक है? ठीक है, हाँ देख रहे हो तुम्हारी बड़ाई करने का जहां नंबर आया, हाँ बेटा अब साउंड ठीक है, सुन लो। कभी कभी तो मेरे मन से ही बात मतलब आती है, वरना रेस्ट ऑफ द टाइम तो मैं सिर्फ आता हूं और पढ़ाता हूं और जाता हूं, मैं बात ही नहीं करता। तुम्हारी बड़ाई का नंबर जहां आया तो माइक के सेल डाउन हो गई थी, है ना। आप समझो इस चीज को, जितने ग्रेटफुल बच्चा, जैसे तुम में से कोई कोई कभी कभी ग्रेटफुल होता है, थैंकफुल होता है कि सर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि आई एम ऑल्सो थैंकफुल। जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया मुझे 4 बच्चे नहीं जानते थे, अब भी मुझे 4 ही बच्चे जानते हैं बस। लेकिन मेरी पहली वीडियो पे 2500 कमेंट, चाय सीरीज की पहली आई वीडियो 700 प्लस कमेंट, और कमेंट भी अच्छे खासे बड़े बड़े। ये कमेंट मेरे लिए फ्यूल है। मैं फिर बोल रहा हूं, है ना, जितना थैंकफुल तुम कमेंट में होते हो, मैं उससे ज्यादा थैंकफुल कैमरे के इधर पे होता हूं, और मुझे ये कमेंट पढ़ के और ज्यादा एनर्जी मिलती है और ज्यादा मेहनत करने का काम मन करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल बच्चों, है ना। मैं पहले भी कहा है, अगर मैं अपने काम में अच्छा हूं तो आप प्यार बरकरार रखो, थारा भाई जलवा बरकरार रखेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी। इसमें लिखी हुई हैं 3 और मैंने आपको समझाई हैं 4। ठीक है, मेरे हाथ में भाई मेहनत है, मैं अपने हिस्से की मेहनत कर सकता हूं। जितनी बोलोगे तुम्हारे सिलेक्शन के लिए तुमसे ज्यादा मेहनत हम लोग करने को तैयार हैं, और टेक्निकली ये बात सच भी है कि कर भी रहे हैं। इकोनॉमिक्स की मेरी पहली क्लास थी, तुम लोग सब सो के आए होगे, कोई टेंशन नहीं। एक मास्टर आएगा, आके हार्ड शब्दों को आसान भाषा में आके बताने की कोशिश करेगा, उसका काम है। मैं इस एक क्लास को तैयार करने के लिए ऐसी क्या बात बोलूं, ऐसे कौन से एग्जाम्पल दूं, सो दैट बिल्कुल जीरो वाला बच्चा जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है वो भी हमसे जुड़ा रहे। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा मेहनत करके आ रहे हैं, इस बात को मानो तुम लोग। ठीक है, तो चलो, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। जैसे मैं दिल फेंक के ये है ना, ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, है ना, तो ये लाइक कमेंट शेयर का काम तुम लोग कर दिया करो, बाकी सब मैं झेल लूंगा। चलो भाई, ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब इसको पढ़ लेना आप लोग। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे फैक्ट्री, मशीन, जमीन और व्यवसाय मुख्य रूप से किसके होते हैं? निजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत में ट्रेन भी किसकी हो जाए? अंबानी की। भारत में सारे के सारे अस्पताल भी अंबानी के। ठीक है, यानी कि जब ये ऐसी ऐसी चीजें, फैक्ट्री, मशीन, जमीन, व्यवसाय, सब कुछ किसी निजी आदमी का हो, उसको क्या बोल सकते हैं हम? कैपिटलिज्म। तुम सोच सकते हो, एलन मस्क खूब अमीर आदमी है, कंपनी कौन सी है? स्पेसएक्स। लेकिन भारत में क्या है? भारत में इसरो है, और इसरो निजी नहीं है, किसकी है? सरकार की है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग याद रख सकते हो, ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था अभी अभी। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, नॉट बाय गवर्नमेंट। किस चीज की कितनी प्राइस होगी ये पता चलेगा डिमांड और सप्लाई से, ना कि गवर्नमेंट फिक्स करेगी। इसका मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं कैसे डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है ना। मान लो बच्चों सेब है ना, सेब है, मान लो फल है, कोई भी फल है ना। सेब चल रहा था 100 रुपए किलो। कितना? 100 रुपए किलो। नवरात्रे आए और सेब हो गया 150 रुपए किलो। बताओ सच या नहीं? नवरात्रों में फलों के प्राइस बढ़ जाते हैं। क्यों बच्चों, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जो चीज आ रही है, फल जहां से आ रहे थे, फल जहां से आ रहे थे वहां से तो फल अब भी उतने ही आ रहे हैं, यानी कि सप्लाई क्या है बच्चों? सेम। सप्लाई क्या है? सेम। लेकिन जैसे ही नवरात्रे आए तो अगर लोग पहले कम फल खा रहे थे, अब वो क्या करेंगे? अब वो ज्यादा फल खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई तो रही सेम, लेकिन बच्चों नवरात्रों के टाइम पे डिमांड बढ़ गई। तो अगर डिमांड बढ़ जाएगी, सपोज अगर मेरी डिमांड बढ़ जाए, है ना, अगर मेरी डिमांड अगर पूरे इंडिया पे अगर बढ़ जाए, तो बताओ मेरे प्राइसेस बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? अरे भाव बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे बच्चों? तो सप्लाई जब सेम होती है और डिमांड जब बढ़ जाती है तो बच्चों प्राइस बढ़ जाता है। ये तो बहुत रिलेटेबल हो गया। मान लो अगर मेरी डिमांड पूरे इंडिया में अगर इस तरह से होने लगे तो भाई साहब भाव बढ़ जाएंगे या नहीं? प्राइसेस बढ़ जाएंगे या नहीं? ठीक है, अब तुम देखो, जो टीचर जितना ज्यादा फेमस, जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड, उसके उतने ज्यादा प्राइसेस। सच बात है या नहीं? तो ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से बताया है कि
कैपिटलिज्म में किस चीज का कितना भाव होगा, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। किससे पता चलता है? डिमांड और सप्लाई से। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा, डिमांड अगर सेम रहे, एक और एग्जांपल दे दूं, मजा ही आ जाएगा तुम्हें। ये बताओ जरा, गैस सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या नहीं? सब जानते हैं इस चीज को। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में वो ताकत है कि अगर इस सब्जेक्ट को आप ये सोच रहे हो कि जी ये सब्जेक्ट तो हम पढ़े ना और न्यूज़पेपर हम पढ़ लेंगे, तो न्यूज़पेपर सिर्फ रीड कर सकते हो, समझ नहीं सकते। ठीक है, सैलरी बढ़ जाए। हाँ भाई, तुम लोग अगर कमेंट ऐसे ही करते रहे और अगर ये कमेंट ऐसे ही बढ़ते रहे तो फिर अपन लोग बैठ के कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है, समझो जरा, गैस सिलेंडर के प्राइसेस भैया बढ़ रहे हैं, तो ये डिमांड की वजह से बढ़ रहे हैं या सप्लाई की वजह से? कमेंट करो जरा फटाफट। हाँ भाई, तू बता। गैस सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 3000 का सिलेंडर आ रहा है, 2500 का आ रहा है, ब्लैक से तो 4000 का भी मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि ऐसा हुआ है क्या कि सप्लाई, ऐसा हुआ है क्या कि डिमांड बढ़ गई एकदम से? जितने लोग भारत में थे उतने ही तो हैं। पिछले 20 दिन में तो पॉपुलेशन बढ़ना गई एक दिन से, तो यानी कि सप्लाई क्या है? सेम। यहां पे इसका केस क्या है बच्चों कि डिमांड क्या है? सेम, सॉरी, डिमांड क्या है? डिमांड तो सेम है, लेकिन सप्लाई ये कहां से आता है? तुमने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने कब्जा रखा है, तो वहां से ये ज्यादा नहीं आने दे रहा। यानी कि बच्चों सप्लाई कट हो गई है, सप्लाई कम हो गई है। मतलब चाहिए तो हमें 10 और आ रहा है सिर्फ 50, तो बढ़ जाएंगे प्राइस या नहीं? समझ रहे हो बात को? तो ये एग्जांपल मैंने तुम्हें इसका दिया। डिमांड और सप्लाई का अलग से एक चैप्टर लूंगा, अलग से एक क्लास लूंगा। ये जो कर्व पे बच्चे फंस जाते हैं कि जी ये मैथमेटिक्स है या इकोनॉमिक्स है, वो सब टेंशन मत लो। एक तो मेरी इंटेंशन को कभी क्वेश्चन मत करना, है ना। मेरी इंटेंशन एकदम प्योर है, मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूं, मुझे इकोनॉमिक्स आती है, तुम्हें समझाने आया हूं। एक तो मेरी इंटेंशन को कभी क्वेश्चन मत करना, और एक तो मैं किस सीक्वेंस में क्या चीजें लेके जा रहा हूं उसको क्वेश्चन मत करना। बस बैठ के भरोसा करना, बाकी चीजें पता चल जाएंगी। जिन्होंने पॉलिटी कंप्लीट की है वो जानते भी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डिमांड का और सप्लाई का मैंने तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दिया। ठीक है, कैपिटलिज्म की हमने बात कर ली। कैपिटलिज्म में जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है बच्चों? फायदा। अरे कोई भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी चला रहा है तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? पैसा, फायदा। ठीक है, ये कैपिटलिज्म की बात है, इसको आप देख लोगे। फिर समाजवाद क्या है बच्चों? समाजवाद एक ऐसा आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का पूर्ण या अधिक नियंत्रण होता है। पूर्ण मतलब बच्चों 100%, अधिक मतलब कि 50% से ज्यादा कंट्रोल उन्हीं का है। लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो बच्चों फायदा नहीं होता। तुम समझो जरा, गवर्नमेंट से जैसे तुम्हें उज्ज्वला योजना से अगर गांव में सबको सिलेंडर दिए गए हैं, तो भारत सरकार ने वो क्यों दिए हैं? पैसा कमाने के लिए या समाज को बेहतर करने के लिए? समाज को बेहतर करने के लिए। तो ये सोशलिज्म हुआ हमारा। ठीक है बच्चों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोवाइडिंग बाय द गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, समाजवाद की हमने बात कर ली। उसके बाद मिक्स क्या होता है? मिक्स में मैंने तुम्हें क्या कहा कि निजी और सरकारी दोनों जब एक साथ मिलकर काम करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखो जरा, अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ बैलेंस सिस्टम। ये क्या है? एक बैलेंस सिस्टम है दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक संतुलित प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ भाई ठीक है। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द मार्केट व्हेन नेसेसरी। और देखो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होता है इसमें, लेकिन कब? जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्जांपल दूं इसका, पिछले 2-3 साल से हर बार ऐसा होता है कि टमाटर के प्राइसेस 200-250 रुपए तक जाते हैं। ठीक है, तो जब टमाटर जो 10 रुपए किलो था, जब वो 100 रुपए से ऊपर हो जाए, फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है नहीं कि कोई भी दुकानदार इसको 100 रुपए से ऊपर नहीं बेचेगा, कोई भी टमाटर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी इनको रखेगी नहीं सो दैट हम इनको महंगे में बेच सकें। तो जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है नहीं। तो यहां पे वही कहा गया है कि जो सरकार है जरूरत पड़ने पर बाजार को नियंत्रित करती है। ठीक है बच्चों, ठीक है बाल को, अरे ठीक है क्या? ठीक है, ये सब आपके लिए मैंने सब कुछ बताया हुआ है। मिश्रित एग्जाम्पल भारत, समाजवाद यूएसएसआर, और समाजवाद से पहले मैंने तुम्हें इसमें साम्यवाद कम्युनिज्म भी बहुत अच्छे से समझाया है, और ये आपका पूंजीवाद। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं 1991 के रिफॉर्म्स पे। यहां से हर साल हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आया है।
भाई साहब हौसला तो मेरा तब टूट गया जब एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था कि एलपीजी रिफॉर्म्स, और उसने कहा कि जी वो सिलेंडर वाले सिलेंडर वाले नहीं है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तरीका फिर वही रखूंगा, अपने हिसाब से पढ़ाऊं। ये ना डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसका हाथ है इनके पीछे? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, दुर्भाग्य मेरे देश का कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारे देश में साइलेंट प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। बेटा अगर बाहर विदेशी किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से अगर आप मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करने गए ना, और वहां पे अगर आपको मास्टर्स में गोल्ड मेडल आया और पीएचडी में अगर गोल्ड मेडल आया, तो उस गोल्ड मेडल का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह गोल्ड मेडल ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉरिडोर के नाम हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, लेकिन हमारे देश में इनको क्या कहा जाए कि ये तो साइलेंट पीएम है ना। वो आंतरिक राजनीति एक दूसरी चीज है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और वो सब, उन पे सवाल आप नहीं उठा सकते। हमारी भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उस क्लोज्ड को ओपन करने वाले ये आदमी थे। 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इनका काम था ये सारा का सारा। ठीक है बच्चों, देखो जरा 1991 में भारत ने अपनी आर्थिक नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव किया जिसको आर्थिक सुधार कहा गया। इन 1991 इंडिया मेड अ हिस्टोरिक शिफ्ट इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, अब ये देखो क्या है, तीन शब्द हैं बच्चों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको समझो जरा, इन तीनों वर्ड्स को समझो जरा। अच्छा हाँ बच्चों समझेंगे, है ना। मैंने क्या कहा कि एलपीजी रिफॉर्म्स, तीन वर्ड हैं। सबसे पहले तोड़ते हैं लिबरलाइजेशन को। लिबरलाइजेशन, इसको बच्चों लाइसेंस राज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लाइसेंस राज। अब जरा समझो इस बात को कि ये था क्या। 1991 से पहले अगर आपको 1991 से पहले अगर आपको कोई भी फैक्ट्री बनानी है, कोई भी फैक्ट्री लगानी है, निजी अपना कुछ काम करना है, तो उसका लाइसेंस लेने के लिए ना कम से कम 100 दफ्तर थे जिनमें आपको यहां भी जाना है, यहां भी जाना है, यहां भी जाना है, यहां भी जाना है, यहां भी जाना है ना। लेकिन 1991 में इसे खत्म किया गया कि भाई अगर आपको कोई काम शुरू करना है तो आपको 50 जगह परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा लिबरल है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट है कि अगर आप जाओगे, 2 ऑफिस में जाओगे, 2 साइन करवाओगे और आपको लाइसेंस अपना काम करने का मिल जाएगा। इसको मैं और भी बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। लिबरल का मतलब कि जो आपको थोड़ी सी आजादी दे। जैसे आपके घर में आपका अगर कोई चाचा है और वो आपको अनुमति देता है कि जी अरे तू बाहर जा, घर पे सब मैं देख लूंगा, तो ऐसे चाचा को आप क्या कहोगे कि ये तो मेरे बहुत लिबरल चाचू हैं। और अगर कोई ऐसा ताऊ है कि अगर 10 बजे के बाद घर से बाहर निकला तो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, तो यानी कि ये मेरे कंजर्वेटिव ताऊ जी हैं। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये आपको थोड़ी सी छूट दे रहे हैं। कोई भी व्यापार करने में, कोई भी फैक्ट्री लगाने में लाइसेंस राज को खत्म किया जा रहा है और लिबरलाइजेशन लाया जा रहा है। पढ़ेंगे जरा ध्यान से, देखो इनसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था अधिकृत नियंत्रण अधिकार, जिसको क्या बोलते थे, लाइसेंस राज थी, जहां उद्योग खोलना, उत्पादन बढ़ाना और व्यापार करने के लिए सरकार से कई प्रकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, प्रायर टू दिस इंडियाज इकोनॉमी वाज लार्जली कंट्रोल्ड लाइसेंस राज वेयर वेरियस गवर्नमेंट परमिशंस वर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्रीज, एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड कंडक्ट बिजनेसेस। कितनी आसान भाषा में मैंने तुम्हें बात बताई लिबरलाइजेशन वाली। ठीक है, कितनी आसान भाषा में मैंने तुम्हें बात बताई लिबरलाइजेशन वाली, बताओ जरा। ठीक है, फिर दूसरी चीज देखो क्या लिबरलाइजेशन, जैसे कि ये देखो, लेकिन 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज भंडार बहुत कम हो गया, महंगाई बढ़ रही थी और देश पर कर्ज का दबाव भी ज्यादा था। मैंने पहले भी कहा इस सब्जेक्ट की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लिए न्यूज सिर्फ बेमतलब की है। जैसे लोग बोल रहे थे कि जी मोदी जी ने एक उसमें कहा शॉर्ट में आगे कि सोना मत खरीदो, कि जी ऐसा क्यों कहा, हमारे पैसे हम तो खरीदेंगे। दो चीजें हैं, अगर आपको ना क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारे देश में नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, तो ये हमें कहां से खरीदना होता है, बाहर से। और गोल्ड भी हमें बाहर से खरीदना होता है। अब बाहर से खरीदी हुई चीज का अगर हमें
बिल देना है तो वो हम अपने पैसों में दे सकते हैं क्या? 500 के नोट में नहीं दे सकते। किस चीज में चाहिए? डॉलर्स में। और डॉलर कहां चल रहा है? ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। $1 इक्वल्स टू 100 रुपए भी क्रॉस कर चुका है भारत का इंडियन रुपी, तो उस चीज के लिए कहा गया है। अब देखो यहां पे क्या कहा कि 1991 में ये आर्थिक सुधार इसलिए आए थे क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम बचे थे, यानी कि डॉलर्स हमारे पास बहुत कम थे, तो हम अपना बिल जो ये हमारा क्रूड ऑयल का है इसको हम किस तरह से देंगे, ऐसा संकट था, इसीलिए इकोनॉमी ओपन की गई थी। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाए थे। लिबरलाइजेशन को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? उदारीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? उदारीकरण। अच्छा ये क्या होता है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। समझा दो इसको भी आसान सी भाषा में, आसान सी भाषा में समझ ले इसको भी। एक वाला कह रहा बस सर कल करेंगे, ठीक है बेटा, ओके टाटा बाय बाय, है ना। उदारीकरण का मतलब समझ लिया। प्राइवेटाइजेशन, इसके लिए भी हमें दूसरे वर्ड का रेफरेंस लेना पड़ेगा। एक होता है बच्चों राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन। मान लो ये बिल्डिंग आदित्य भाई की है ना, और आदित्य भाई से अगर ये बिल्डिंग गवर्नमेंट खरीद ले कि जी यहां पे हमें कुछ गवर्नमेंट का कोई एक प्रोजेक्ट लाना है और ये बिल्डिंग हमें चाहिए, आदित्य भाई यानी कि एक निजी आदमी की थी, खरीद ली किसने? गवर्नमेंट ने, तो ये क्या हुआ? ये नेशनलाइजेशन हुआ। ये इस बिल्डिंग का क्या हुआ? नेशनलाइजेशन। ठीक है। अब दूसरी चीज, सरकार जब अपनी किसी चीज को बेचती है, सरकार को कोई पार्क है और उसको अगर कोई बेच रहा है, सरकार का मान लो यहां पे आईटी पार्क है और सरकार उसको बेच रहा है कि मैं इसकी आधी पार्टनरशिप बेच रहा हूं 50 करोड़ में, अब वो मैं खरीद लूं तो मैं क्या हूं? एक निजी आदमी हूं। सरकार की कोई मैंने चीज खरीद ली है तो ये क्या हो जाएगा? निजीकरण। यानी कि बच्चों जो भी सरकारी जो काम है उन सरकारी कामों में जब निजी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेटाइजेशन। यानी कि अब बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, बड़े बड़े पैसे वाले जो हैं, उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप भी अब गवर्नमेंट सेक्टर में आके काम कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। अच्छा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? आसान सी भाषा में बताऊं, आसान सी भाषा में, ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोब। ग्लोब मतलब ग्लोब समझते हो ना, जिसमें पूरा वर्ल्ड रहता है। जैसे कि मान लो मेरे गांव में गन्ना होता है बहुत अच्छा, ठीक है। मेरे गांव में गन्ना हमने उगाया, हमने वो गन्ना दोराला मिल पे डाला। अब दोराला मिल में बनती है चीनी और वो चीनी यूएसए में अगर बिक रही है तो ये एग्जाम्पल किस चीज का हुआ? ग्लोबलाइजेशन का। यूएसए की बनी हुई कोई चीज तुम अपने देश में खरीद पा रहे हो, एग्जाम्पल किसका हुआ? ग्लोबलाइजेशन का। यानी कि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था ओपन हो चुकी थी। उससे पहले क्या थी? उससे पहले क्लोज्ड थी। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। अगर आपको कोई चीज आसान भाषा में समझ में आ गई है, उसके बाद आप उसको कितनी भी हाई फाई लैंग्वेज में पढ़ लो, इट विल मेक सेंस टू यू। इसीलिए मैं ये चीजें तुम्हें पढ़ाने से पहले एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं, ठीक है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का मतलब था सरकारी नियंत्रण को कम करना और व्यापार को आसान बनाना, जिससे कंपनियों को स्वतंत्रता मिले। लाइसेंस राज क्या किया गया था? खत्म किया गया था। ठीक है बच्चों। प्राइवेटाइजेशन, ये देखो, निजीकरण के तहत कई सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया, उनमें निजी निवेश बढ़ाया गया। ठीक है बच्चों। अच्छा ये एफडीआई क्या होता है? अभी बस इतना समझ लो। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर के जो लोग हैं जब वो भारत में निवेश करें तो उनका कुछ तरीका होता है। वो तरीके होते हैं दो, एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब यूएसए का अगर कोई बड़ा उद्योगपति भारत में आके अगर कोई कंपनी खोल रहा है और उस कंपनी में अगर उसका 10% से ज्यादा शेयर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एफडीआई। इसको मैं बहुत डिटेल में आगे जब चैप्टर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा उसमें पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस ये जान लो कि हम जब पूरा ग्लोब देख रहे हो कि जब भारत पूरे ग्लोब के साथ इस तरह से व्यापार कर रहा है तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। उस टाइम पे सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की थी। और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भाई साहब इन्होंने बहुत काम किया है। जिस नोटबंदी को ना मतलब देखो, हमने तो पहले भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट कोई भी आए कोई भी जाए, हमें तो सिर्फ फैक्ट पे बात करनी है। जिस नोटबंदी के लिए क्रेडिट कोई और ले गया, वो नोटबंदी का होमवर्क सारा का सारा इस आदमी का था। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए भी इन्होंने बहुत बहुत तगड़ा होता। और आर्थिक मंदी के बाद, कोरोना के बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जिससे सलाह मांग रहे थे वो आदमी डॉक्टर मनमोहन सिंह था। ठीक है। तो आप इनके बारे में जब कुछ बोले तो अगर कुछ सही नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट कुछ गलत भी ना बोले, है ना। चलिए
ठीक है बच्चों, तो ये हमने एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आर्थिक संकट था तो हमने एलपीजी सुधार किए थे। भैया इसे एलपीजी सिलेंडर मत लिख दियो बस बच्चों, इसे बस एलपीजी सिलेंडर मत लिख देना तुम लोग, ठीक है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं गुड्स की। क्या हमें 1 घंटा 9 मिनट हुए और मैंने तुम्हें 3-4 कंसेप्ट बताने की कोशिश की, जरा फटाफट बताओ कि भैया ये सारी चीजें हमें एकदम क्लियर होती हैं। क्लास जाएगी 1.5 से पौने 2 घंटे की, अगली 1 मिनट में बताओ कि भैया इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा है, समझ में आ रही है, और फटाफट दिल फेंक के मारो, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, फटाफट। भाई साहब 1370 बच्चे एकदम इंटैक्ट बने हुए हैं, थैंक यू, ठीक है। फटाफट जरा बताओ। फिर हम पढ़ेंगे गुड्स के बारे में कि अलग अलग तरह के गुड्स हो सकते हैं, ठीक है। बेटा डेली प्रैक्टिस के लिए भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं बच्चों, चाय सीरीज भी आ गई, वो टॉपिक वाइज टेस्ट भी डलवा दिए, समय देते चलो, वन शॉट भी आएंगे, सब चीज आएंगी, है ना। वेरी गुड, क्लियर हो गया, बस मजा आ जाएगा फिर तो। अब देखो एक कंसेप्ट और समझ लो, फिर लगे हाथों। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे तो बच्चों फिर किसी भी चैप्टर को आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा जीएसटी टैक्स, पढ़ा है नहीं, तो गुड्स, जीएसटी की फुल फॉर्म में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कि भैया दोनों एक ही चीज होती है क्या, गुड्स और सर्विसेज दोनों एक ही चीज होती है क्या? बच्चों दोनों एक चीज नहीं होती, अंतर होता है। गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर यानी बनाए जाते हैं, और सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं बच्चों। तो भैया अंतर क्या है? अंतर है बालको, जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड बनाया गया है तो यानी कि ये गुड है, ये मार्कर है बनाया गया है, एक गुड है, ये एसी है ये एक गुड है, ये टीवी है ये गुड है। तो इनको बनाने से और बेचने से जो पैसा आ रहा है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो जाएगा। लेकिन भैया फिर सर्विसेज क्या है? अरे सर्विसेज में अगर आप में कुछ टैलेंट है और वो टैलेंट आप अगर दे रहे हो सामने वाले को, और उससे अगर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो सर्विसेज में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ बना नहीं रहा, हालांकि बना रहे हैं अपन, सरकारी महकमे में लोग भेज रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। लेकिन समझो इस चीज को कि मान लो और कोई डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर पैसे किस चीज के ले रहा है? अपनी सर्विसेज डिलीवर करने के। इंजीनियर पैसे क्यों ले रहा है? अपनी सर्विसेज डिलीवर के लिए। मैं एक टीचर हूं, मेरी भी कुछ सर्विसेज हैं, सर्विसेज मैं पढ़ाता हूं, इसके बदले मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, तो ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, भूलोगे नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि वस्तुओं का वर्गीकरण, अलग अलग गुड्स हो सकते हैं, किस आधार पर? आधार पर एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी, ठीक है। अब तुम ये बात समझो जरा कि गुड्स कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे कि सूरज की धूप है ना, सूरज की धूप है, ये सबके लिए है, मानोगे या नहीं? और मान लो डिफेंडर है, डिफेंडर सबके लिए है क्या? ना, डिफेंडर निजी है। तो अलग अलग तरह के गुड्स हो सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, किस आधार पर? बहिष्क्रियता के आधार पर, यानी कि एक्सक्लूडेबिलिटी के आधार पर। एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होता है? क्या बिना भुगतान वाले व्यक्ति को उपयोग से रोका जा सकता है? अब जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो YouTube की क्लास चल रही है, ये एक्सक्लूडेबिलिटी पे चल रही है या नहीं? इस क्लास को कोई भी देख सकता है या नहीं? आपने इसके लिए कुछ भुगतान किया क्या? नहीं किया, लेकिन फिर भी इस क्लास को सब देख सकते हैं। तो यानी कि ये गुड कैसा हुआ? एक्सक्लूडेबल गुड हुआ है, यानी कि हम किसी को भी इसमें से बाहर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन वाली क्लास है, वहां पर जिन्होंने एक पर्टिकुलर पेमेंट किया है, सिर्फ उन्हीं को अप्लाई किया जाएगा। इसी बात पे मैं प्रमोशन करना चाहता हूं अपने 2 बैचेस का। एक बैच जो हमारा प्रहार बैच है, प्रहार बैच यह हमारा कॉम्बो बैच है, जिसमें आपको सब सब्जेक्ट्स के सब टीचर बहुत अच्छे वाले मिल जाएंगे। और ऐसे ही एक कॉम्बो बैच है रेलवे वंदे भारत वाला, जो हमारा बैच है, उसमें रेलवे की पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेडली काम कर रही है। एक हमारा जीएस स्पेशल बैच भी है, उसको भी आप देख सकते हो। देखा कैसे कनेक्ट किया एकदम से? ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो ठीक है। ये देखो जरा, बस यहां पे ध्यान दो। प्राइवेट गुड्स क्या है बच्चों? प्राइवेट गुड्स वो हैं, दीज गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरियस, यानी कि ये वस्तु बहिष्कृत करने योग्य और प्रतिस्पर्धी होती है। प्राइवेट गुड मतलब जैसे कि तुम्हारी स्कूटी है, तो तुम्हारी स्कूटी है तो तुम्हारी है या सबकी है?
तुम्हारी स्कूटी है, कोई अगर लेके जाएगा, 1-2 दिन दे दोगे, 2 दिन के बाद मना करोगे या नहीं? यानी कि बहिष्कृत कर सकते, अरे यार मेरी स्कूटी है यार, तू यार बेकार कर देगा, समझ रहे हो? तो यानी कि बच्चों, और रिवेलरेरियस का मतलब क्या होता है ये जान लो। रिवेलरेरियस का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कंज्यूम की है तो किसी के लिए तो कम हो रही होगी, समझ रहे हो? जैसे कि मान लो घर में दाल बनी है ना, एक भगोना दाल अगर घर में बनी है, अब उसमें से अगर किसी ने थोड़ी सी ज्यादा खा ली है तो किसी ना किसी को तो कम पड़ने वाली है, ठीक है? बहुत आसान है बच्चों। प्राइवेट गुड्स का मतलब जो सिर्फ प्राइवेट है। अरे 2 चीजें होती हैं, प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड। प्राइवेट गुड मतलब यार मेरी गाड़ी है तो वो मेरी गाड़ी है, पब्लिक गुड मतलब कि रेलगाड़ी है, ट्रेन है, तो वो पब्लिक की है, समझ रहे हो बात को? तो ये हुआ तुम्हारा प्राइवेट गुड्स, ठीक है? उसके बाद पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या है? ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, इसमें आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है? जस्ट बिकॉज किसी ने पेमेंट नहीं की है। कोई पब्लिक पार्क है, सरकारी कोई पार्क है, वो सबके लिए है, ठीक? कोई स्ट्रीट लाइट है, कोई रोड है, तो वो सबके लिए है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये पब्लिक गुड हो जाएगा। सरकारी कोई अस्पताल है, सबके लिए है, ठीक है? तो ये जैसे कि नेशनल डिफेंस और स्ट्रीट लाइट, उदाहरण राष्ट्रीय रक्षा और स्ट्रीट लाइट, ठीक है? कॉमन पूल रिसोर्सेज, ध्यान से जरा पढ़ो इसको। ये वस्तुएं गैर बहिष्कृत, नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, लेकिन राइवेलरेरियस, यानी कि मना तो किसी को नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर इनका ओवर कंजप्शन किया जाएगा तो ये किसी के लिए तो कम पड़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे कि भारत के जंगल, भारत के जंगल हैं तो किसके लिए? सबके लिए हैं, लेकिन अगर कोई एक ही आदमी उनको अगर काटेगा और बहुत ज्यादा अगर उनका इस्तेमाल करेगा तो आने वाली जनरेशन के लिए तो कम पड़ जाएंगे नहीं। समुद्र में मछली है कहीं, है ना, तो कोई भी जाके मछलियों का वो कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने बहुत ज्यादा मछली पकड़ ली तो किसी ना किसी को तो कम पड़ेंगी। इसी को क्या बोलते हैं? कॉमन पूल रिसोर्सेज, ठीक है? मतलब किसी को रोकना मुश्किल है, किसी को रोकना मुश्किल है। अब मछुआरों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन ज्यादा उपयोग से ये जल्दी खत्म हो सकते हैं, ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट टिम्बर, सी फिश। अब अगर मान लो पुष्पा भाई अगर ऐसे ही लाल चंदन काटते रहेंगे पिक्चर में, तो लाल चंदन कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी भाई? ठीक है, चलिए। और क्लब गुड क्या है? यह वस्तुएं बहिष्कृत करने योग्य यानी कि एक्सक्लूडेबल होती हैं, लेकिन नॉन राइवेलरियस होती हैं। मतलब बिना भुगतान के प्रवेश रोका जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के उपयोग से दूसरे को तुरंत नुकसान नहीं होता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स पे अगर कोई मूवी आई है तो इसको चाहे कितने भी देख लें, कितने भी देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, पेमेंट के आधार पर रोका जा सकता है। जिसके पास सब्सक्रिप्शन होगा सिर्फ वही देख सकता है, ठीक है बच्चों? लास्ट टॉपिक हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है? इसे भी अपने स्टाइल में पढ़ा दूं क्या? जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है? ठीक है। अब पुष्पा भाई अगर झुकेगा नहीं, अब पुष्पा भाई झुकेगा नहीं तो दिक्कत होगी या नहीं बेटा? ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते हैं इसको। आ जाओ इधर जरा, अपने स्टाइल में देखते हैं इसको भी। प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी, कि फिर इतनी क्यों छोड़ दी जगह? दो और हैं। टर्शियरी के बच्चों पार्ट होते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी और क्वीनरी, ठीक है? इनको हिंदी में क्या बोलते हैं ये सब आगे लिखा हुआ है, पर जरा पेशेंस से बस समझ लो कि मैं कह क्या रहा हूं। एक तो मैं परेशान हूं इस चीज से, है ना, मुझे रहता है कि मैं हिंदी वाला बच्चा ये ना हो यार, सब्र रखा करो, समझो जरा। प्राइमरी मतलब बच्चों, प्राइमरी मतलब ये ऐसा सेक्टर है जहां पे चीजें रॉ फॉर्म में आ रही हैं। रॉ मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आ रही हैं, यानी कि डायरेक्ट धरती से आ रही हैं या फिर वहीं पे उग रही हैं। जैसे कि, है ना, एग्जांपल से जान लो, डेफिनेशन आगे बहुत सारी है जो रॉ फॉर्म में आ रही हैं। रॉ मतलब बच्चों जैसी हैं वो ऐसी, है ना। फॉर एग्जांपल आलू धरती से निकला, आलू बो रखे थे हमने। गेहूं की फसल, गेहूं बो रखे थे हमने। तो ये, और इसीलिए प्राइमरी का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? एग्रीकल्चर, किसानी। क्या हो जाता है बच्चों? एग्रीकल्चर। जो चीज रॉ फॉर्म में निकल रही है
उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है बच्चों। अब फिर सेकेंडरी क्या है सर, सेकेंडरी है बच्चों, इसमें क्या आती है, इंडस्ट्रीज। क्या आएंगी, इंडस्ट्रीज। अब मान लो इस आलू को हमने आलू से क्या बना दिए, आलू के चिप्स, लेज। तो जब ये हमने चिप्स बना दिए, ये रो तो नहीं होते चिप्स, चिप्स खेत से निकलते हैं क्या, नहीं भाई, खेत से क्या निकलता है, आलू, आलू से क्या बनते हैं, चिप्स। इस आटे से हमने मान लो शक्ति भोग, पतंजलि या कोई भी मतलब ऐसा ब्रांड का एक 10 किलो का, एक 10 केजी का आटे का गेहूं को पीस के और आटा बना के और हमने इसका यहां पर आटा बना दिया 10 किलो का। ठीक है बच्चों, इतनी बात। यानी कि वहां पे क्या चीजें हैं, रो फॉर्म में है। यहां पे क्या है, यहां पे इंडस्ट्रीज से इनको बनाया जा रहा है। और यहां बच्चों तीसरे में क्या है, अब अगर आपने चिप्स बना लिए हैं, अगर आपने आटा बना लिया है, अब इनको बेचने के लिए आपको लोग चाहिए या नहीं, एचआर चाहिए, सेल्समैन चाहिए। यानी कि टर्शरी क्या है बच्चों, टर्शरी में नौकरी वाली चीजें हैं। टर्शरी क्या है, नौकरी वाली चीजें हैं। जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सर्विसेज इसमें आएंगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बालको, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब देखो वैसे तो टेक्निकली टर्शरी के ही पार्ट हैं, कौन कौन से, क्वाटरनरी और क्वाइनरी, लेकिन है क्या, समझो जरा इसको। ये इसका पार्ट है बच्चों, ये इसका पार्ट है। क्वाटरनरी सेक्टर होता है जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। दिमाग यानी ब्रेन। अब के सर ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा क्या, भाई कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जैसे कि मैं खेती कर रहा हूं, वो एक अलग काम है, वो एक अलग टैलेंट है। अगर किसान ही ना हो तो देश ही ना हो, है ना। बिल्कुल सही बात है कि नो फार्मर नो फूड, है ना। लेकिन दोनों के बच्चों मापदंड अलग अलग हैं या नहीं, किसान और जो इसरो में काम कर रहा है साइंटिस्ट, दोनों अलग अलग चीज है या नहीं। तो यानी कि ब्रेन बेस्ड जो सेक्टर होंगे, जैसे कि रिसर्च वाले, जैसे कि रिसर्च वाले, जैसे कि साइंटिस्ट वाले, है ना। हाँ मतलब जो भी ब्रेन बेस्ड सेक्टर हैं, टीचर दिमाग वाले नहीं है क्या, अच्छा अगर कोई मास्टर होगा तो वो भी किस में आएगा, वो भी तुम्हारा क्वाटरनरी। अरे टीचर इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें भी आएगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो, पॉलिटिकल क्लास में पढ़ाया था। क्वाइनरी क्या है बच्चों, क्वाइनरी है ये कि जहां पे डिसीजन मेकिंग लोग बैठते हैं। जैसे कि जो कंपनी का मालिक होता है, सीईओ होता है, एमडी होता है, एचओडी होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उनको किस सेक्टर में हम लोग रखते हैं, क्वाइनरी के। फॉर एग्जांपल विद्याग्राम में मान लो 400 लोग हैं अभी यहां काम कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन लिया जाएगा ऊपर के जो 2-3 लोग हैं उनके द्वारा, है ना, सब लोगों के हित के लिए। तो जब वो डिसीजन लिया जाता है ना, मान लो आदित्य भाई डिसीजन मेकिंग में है, तो वो कहां आएंगे, क्वाइनरी सेक्टर में आएंगे। क्लियर होती है बच्चों इतनी बात। तो ये हमारे सेक्टर हुए कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वाइनरी। ठीक है, अब इसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ लो। एकदम से ही बालक भाई साहब एक शब्द नहीं इंग्लिश का लिखते, और अगर कुछ पूछोगे ना तब शायद ना लिखे, लेकिन एकदम से सर इसको हिंदी में तो लिख दो। हाँ ठीक है, और इन्हें पता है मेरा तरीका कि पहले लिखेगा फिर बताएगा और फिर पीपीटी भी है। ठीक है, हाँ बेटा सीईओ बिल्कुल सही है, पीएम सीएम जो भी लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर। ठीक है, this sector includes those activities which are directly dependent on nature and natural resources. प्राइमरी वो क्षेत्र है जहां पर गतिविधियां ऐसी शामिल हैं जो सीधे प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसी को रेड कॉलर जॉब्स भी कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक है किससे, नेचर से। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज अ बेस ऑफ इकोनॉमी। अच्छा सुनो एक बात को, बस भाषा के माध्यम से मैंने पहले भी कहा है, बस मेरे माइंड में ये बात ना है कि भाई इन बच्चों को यार वो बात नहीं बताते, क्योंकि शायद ये ज्यादा हो जाए, है ना। हिंदी इंग्लिश से ये फर्क बच्चों पड़ जाता है। जैसे कि मेरे माइंड में भी आ रहा है और मैं बताऊंगा, एक डब्ल्यू रोस्टोव मॉडल लिख लेना, डब्ल्यू रोस्टोव मॉडल, कि भैया ये क्या होता है। एक ना सिद्धांत है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक सिद्धांत है कि कोई भी देश
अगर ग्रो कर रहा है तो वो सबसे पहले कहां होगा? प्राइमरी, यानी कि वो सबसे पहले खेती पे ध्यान देगा। जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तो प्राइमरी के बाद वो फिर सेकेंडरी पे आएगा, और जैसे ही थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तो फिर वो टर्शियरी पे आएगा, यानी कि बच्चों सर्विसेज सेक्टर पे आएगा। ठीक है, जय भाई से बात करोगे क्या? अरे आ जाओ, तेरा तो लाइव दिखा दो। अरे आओ, कल जो अपनी बात चल रही थी वो आके बताओ। अरे आ जाओ। अरे जय भाई है बच्चों, आ जाओ, तुम्हारी जय भाई से बात कराता हूं। जय भाई मेरी तारीफ में जरा कुछ शब्द बोलेंगे। सुनो, तारीफ ही करना कुछ वो भाई। हाँ भाई, जय भाई से कौन कौन बात करना चाहता है? हेलो, लो। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हैं? कैसी चल रही है? कैसी चल रही है क्लास? मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं और हिमांशु भाई साथ में ही रहते हैं और ये इनका सौभाग्य है कि साथ में रहते हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, एक्चुअली हमारी ना आपकी पॉलिटी ख़त्म हुई तो इकोनॉमिक्स आपकी शुरू होने वाली थी, तो हिमांशु भाई का यही था कि यार जैसे देखिए, इनका जो कमांड है वो हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप मतलब फ़ैन हो जाओगे। पॉलिटी आपने देख ली है। इकोनॉमिक्स में भाई मेरे से ये कह रहा था कि सर एक्चुअली ना मतलब मैं पढ़ा तो दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी है ना। देखो कभी कभी होता है ना कि टीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स आते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है समझाने को लेकर के, है ना, क्योंकि रिटेंशन इतना कम है स्टूडेंट का तो वो भागने लग जाता है। तो इसको लेकर के भाई थोड़ा सा टेंशन में था। इनका यही होता है कि सर कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी हो, बस अपन तो रॉकेट बन करके निकल जाएंगे। तो हमने वही कहा था कि भाई कोई नहीं, ऐसी चीज़ों को लेकर के जो लोग नहीं समझा पा रहे हैं या जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो थोड़ा सा उनको लगता है कि यार इसमें टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, उसी को तो सिंप्लीफाइड करना टीचिंग है और वही तो आर्ट है। और भाई ने फिर उस चीज़ पे काम भी किया। ऐसा नहीं कि हिमांशु भाई पढ़ते लिखते हैं, बहुत मतलब मेहनत करते हैं और डेडिकेशन तो आप देख ही रहे हैं, लड़का पढ़ाता है तो एकदम मतलब मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ साथ में रह के। ठीक है, दोनों भाई बहुत अच्छा मुझे लगा। और आज हिमांशु भाई का ये भी था कि सर आने से पहले मैं तो अपना पूरा 100% दूंगा, लड़कों का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे साथ रहता हूँ ना। अभी भाई के अंदर जो खुशी है, अभी जब ये क्लास एंड होगी उसके बाद जो ऐसा फ्लावर बन के मुस्कुराएगा मेरे सामने, ठीक है, वही तो है। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच भाई आप सभी लोगों को। बाकी सर कितना टाइम बचा है अभी? हाँ बच्चों, ठीक है, तो जय भाई ने जो भी मेरी तारीफ की है ये प्योर भाई सेल। क्या मेरी आवाज नहीं गई क्या? ना तब तो जारी थी, अभी हुआ। हाँ बच्चों, ठीक है, तो जय भाई बिल्कुल मेरे मतलब जब हम लोग आए तो हम लोग ज़्यादा बात करते नहीं थे, ये भी अपने कंटेंट में ही रहते थे और मैं भी, लेकिन एक बॉन्ड जो नेचुरल है बहुत वो इनसे बहुत भाई वाली फीलिंग आती है। ठीक है, हालांकि ऑफ कैमरा हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, चलो बच्चों, हमारे पास टाइम बहुत कम है, ध्यान दो जरा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि रोस्टोव मॉडल क्या है। बच्चों, हमारा देश जब आज़ाद हुआ ना तो हमको क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो हमें पूरे वर्ल्ड में डब्ल्यू रोस्टोव मॉडल क्या है कि कोई भी देश स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा डेवलप होगा वो सेकेंडरी पे आएगा, और जैसे ही थोड़ा सा डेवलप होगा वो फिर टर्शियरी पे आएगा। लेकिन आपको आज जानकर हैरानी होगी कि हम कृषि प्रधान यानी कि हम फार्मिंग पे डिपेंडेंट तो आज भी हैं, लेकिन बच्चों आज की डेट में बहुत सारा जो मतलब नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं वो नौकरियों पे शिफ्ट हो रहे हैं। भारत बच्चों अपवाद है, भारत एक्सेप्शन है। इंडिया किस चीज का एक्सेप्शन है? इस चीज का एक्सेप्शन है बच्चों कि भारत ने ना लीप फ्रॉग किया है। अब लीप फ्रॉग क्या होता है बच्चों? लीप फ्रॉग मतलब कि मेंढक जिस तरह से छलांग लगाता है इस तरह से छलांग लगाई है भारत ने, सीधा प्राइमरी से कहां? टर्शियरी पे। अब अगर आप लोगों के दिमाग में यह बात आए कि सर ऐसा कैसे हुआ कि प्राइमरी से डायरेक्ट छलांग टर्शियरी पे कैसे आई, तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने घर से, सेकेंडरी का मतलब फैक्ट्री, व्यवसाय, व्यापार। सेकेंडरी, आप अपने घर से पैसे मांगो कि जी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और मुझे बिजनेस करना है, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, 5 लाख रुपए 1% चांस है आपको मिले।
और जबकि ऐसा हो सकता है कि अगले 4 साल में आप उन 5 लाख के 5 करोड़ बना दो व्यापार से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पिताजी माताजी आपको उसके लिए मना कर दें और बोलें कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर या फिर बीटेक कर ले। और वहीं पे अगर तुमने तैयारी में या बीटेक में अगर 10 लाख रुपए भी फूंक दिए तो वो भी तुम्हें लोन देके मिलेंगे, क्योंकि वहां पे उन्हें श्योरिटी रहेगी, और चाहे नौकरी चाहे 20,000 की हो, लेकिन वो घर वालों को क्या होगी, एक्सेप्टेड होगी। तो इंडिया का जो माइंडसेट है वो टर्शियरी सेक्टर पे ज्यादा चलता है, और इसीलिए भारत ने जो है वो लीप फ्रॉग किया है प्राइमरी से सीधा टर्शियरी पे। हालांकि अभी हालात सुधर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पूरे भारत में बहुत अच्छे से चल रही है, व्यापार पे लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना नहीं आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्राइमरी सेक्टर की हमने बात की ही थी। प्राइमरी में ये देखो भूमि, नदियां और ये सब है। ठीक है, ये देखो भारत में लगभग 42% से अधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये अभी के लिए है, आज की डेट में 42% लोग खेती या फिर प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, किसी भी देश को अगर आप कहोगे कि जी ये प्राइमरी ड्राइवन है, तो इसका मतलब 50% से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन अब क्या है, 50% से कम है। ठीक है बच्चों, ठीक है, हाँ इतनी हमने बात कर ली थी। फिर सेकेंडरी क्या है बच्चों, इसमें कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके तैयार माल फिनिश गुड्स बनाया जाता है। याद है चिप्स से क्या, आलू से क्या बने थे, चिप्स बने थे, और गेहूं से क्या बना था, आटा बना था। तो यानी कि यहां पर वो फाइनल प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ये रहा, देखो फैक्ट्रीज हैं, कच्चे माल को नई वस्तु, मान लो जैसे कॉटन है, कपास है, कपास उगाया खेत में यानी कि प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन उसकी अगर कॉटन की शर्ट बनाई जा रही है तो वो कहां आएगी, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ठीक है। और टर्शरी यानी कि नौकरियां, दिस इज सर्विस सेक्टर वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड रेदर देन गुड्स, जैसे कि बैंकिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एजुकेशन हुआ, आईटी हुआ, ये सब आपके ये हैं। ठीक है बच्चों, तृतीय क्षेत्र है ये, टर्शरी सेक्टर है। ठीक है, अब उसके बाद चौथे की और पांचवें की क्वाटरनरी क्या है, नॉलेज बेस है, और क्वाइनरी क्या है, जो हाईएस्ट लोग होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनको कहा जाता है। ये देखो क्वाटरनरी मतलब यह ज्ञान आधारित नॉलेज बेस सेवाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि रिसर्च, डेटा एनालिसिस, आईटी कंसल्टेंट, और ये हाई स्किल और एजुकेशन पे बेस्ड होता है। क्वाइनरी क्या है बच्चों, ये हाईएस्ट लेवल फील्ड इन्वॉल्विंग जहां पे डिसीजन मेकिंग की जाती है, जैसे कि कंपनी के सीईओज, कंपनी के सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, इसीलिए इसको गोल्ड कॉलर जॉब भी कहा जाता है। और ये हुए आपके इकोनॉमिक्स की बेसिक की क्लास खत्म। अब हम लोग करेंगे कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। ठीक है, ये बच्चों हमारे बैच है, ये हमारा रेलवे बैच है, ये कॉम्बो बैच है 999 का है, जिसमें आदित्य सर, आकाश सर, हिमांशु सर बेहतरीन एकदम, दीपक सर बेहतरीन एकदम, आपकी एआई वाली मैम शुभम मैम और आपकी आरती मैम है ना, ये सब पढ़ा रहे हैं। और ये कॉम्बो बैच जिसमें मैं और मेरा भाई विजेंद्र, मैं और मेरा भाई, दो भाई दोनों तबाई, मैं, जय सर, आकाश सर, आदित्य सर, आरती मैम, शुभम मैम, ये सब आपको पढ़ा रहे हैं 1499 में। ये हमारा बच्चों प्रहार बैच है। अरे अभी जाना नहीं है, अभी क्वेश्चन है, थमो तो सही। ठीक है बच्चों, चलिए, क्वेश्चन करने हमेशा जरूरी हैं, इनसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है बच्चों। जो पेसल है यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में जो ई है, इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज ई इन द पेसल मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस स्टैंड फॉर, बताओ ई का मतलब क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक, एक्सचेंज, इक्वल या इकोनॉमिक। अब इसके लिए तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है बच्चों, कॉमन सेंस की बात है कि पेसल में मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें बताओ ई से ये कौन सा ई होगा। एक्सचेंज का क्या मतलब है भाई, है ना, इक्वल का क्या मतलब है। अब अगर ऐसे तो अगर ऑप्शन ही अगर डालने तो मैं लिख दूं ई फॉर एलिफेंट, है ना, ऑप्शन ही तो बढ़ाने हैं, तो ई फॉर एलिफेंट का क्या मतलब है। यहां अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीपीओ टीयर 1 का 2025 का क्वेश्चन है, हम सारे ही क्वेश्चन रीसेंट लेके आते हैं, ये इकोनॉमिक है। चैट रेट भाई साहब गोली कर दी बच्चों ने, एक नंबर, बेहतरीन। इसी तरह से तुम लोग प्यार बरकरार रखो, थारा भाई जलवा बरकरार रखेगा। आ जाओ जरा, सीएचएसएल टीयर 1 का क्वेश्चन, पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं बच्चों, बताओ जरा। पब्लिक गुड्स बताया था जो कि सबके हैं, ठीक है। कपड़े सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण है, क्लोथ्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। दूसरा, इट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म। तीसरा, इसे व्यक्तिगत उपभोक्ता और उत्पादकों
के बीच लेन देन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। और चौथा, जनरली द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल। यही आंसर है। पब्लिक गुड मतलब जैसे कि पब्लिक रेल है, पब्लिक बस है, पब्लिक हॉस्पिटल है, तो उनका जो फायदा होता है वो सबके लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। नेक्स्ट, अवसर लागत क्या होता है बच्चों? इस पे ना टिक लगाना। इस पे क्या लगाओगे? टिक लगाना, और इस पे लिखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन लिया है एक, और ये लगभग 4-5 एग्जाम में पूछा गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ना। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो क्या होता है। ऑल्टरनेट समझते हो क्या है? कि अगर आज मेरी क्लास नहीं है तो मेरी क्लास के ऑल्टरनेट में जय भाई की क्लास है ना, ऑल्टरनेट होता है ये। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो चीज समझो, कि जो आपसे मौका छूट गया क्योंकि आपने एक विकल्प को चुन लिया है, तो जो उस मौका छूटने की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में ही नहीं आएगा जानता हूं मैं, ऐसे एग्जाम्पल से आएगा, समझो। जैसे कि अगर मैं कल को पूरे दिन पढ़ाऊंगा तो मुझे मिलेंगे 1000 रुपए, ठीक है, एक ऑप्शन तो है ये। और अगर मैं कल को नहीं पढ़ाऊंगा और जय भाई और मैं अगर दिल्ली घूमने जा रहे हैं, एक ऑप्शन है ये। तो मेरे पास क्या है? 2 ऑप्शन है। अब जय भाई ने और मैंने चुना कल को दिल्ली में हम लोग सुबह से शाम तक घूम के आएंगे, तो उसके हमें फायदे क्या होगा? भाई क्वालिटी टाइम, माइंड एकदम फ्रेश हो गया। हमने मौका चुना वो, लेकिन हमने खो क्या दिया? डेली का 1000 रुपए। तो जो 1000 रुपए हमने वो खोया है उसको हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। जय भाई के पास 1 करोड़ रुपए थे। अब इनके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो ये मकान ले सकते हैं एक, और या तो ये इनको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने एक घर ले लिया 1 करोड़ का, लेकिन साल भर बाद इनको पता चला कि घर की वैल्यू हुई है 1 करोड़ 10 लाख, लेकिन जिस स्टॉक में ये सोच रहे थे कि इस शेयर में मैं पैसे लगा दूं वो हो गया डबल। तो इनसे जो ये अपॉर्चुनिटी छूटी है इसको क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उत्पादन की लागत नहीं, त्यागा गया अगला सर्वोत्तम विकल्प, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फोरगोन। और मैंने इसी की तो बात की थी कि ऑल्टरनेट है या नहीं, बताओ सही किया आप लोगों ने या नहीं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बस तू अभी आया है, बस मैं जा रहा हूं 10 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उस सीमा को संदर्भित करता है जिस तक किसी विशेष वस्तु की मांग इसलिए कम हो जाती है क्योंकि अन्य लोग भी उसी वस्तु को उपभोग कर रहे हैं? इनमें से वो कौन सा इफेक्ट है? सुनो जरा, इनमें से वो कौन सा इफेक्ट है कि मान लो एक गाड़ी है ना, जैसे कि मान लो एक गाड़ी है, उस गाड़ी की डिमांड अब इतनी ज्यादा हो गई है कि अब लोगों ने ना कि यार ये तो गाड़ी सबके पास ही है, तो भाई हम इसे नहीं ले रहे, क्योंकि हमें क्या लगना है? हमें लगना है एक्सक्लूसिव। मान लो 8 लाख की रेंज में सबके पास स्विफ्ट है ना, तो अब जब स्विफ्ट की डिमांड सिर्फ इसलिए गिरने लगे कि जी ये सबके पास ही है, तो इसीलिए लोगों ने इसकी डिमांड कम कर दी है, क्योंकि उन्हें अलग जाना है, तो वो 8 लाख की अब कोई और गाड़ी ले रहे हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? स्नूब इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्नूब इफेक्ट। क्योंकि सबको अलग लगना है, सबको डिफरेंट लगना है, तो डिफरेंट लगने के लिए जब किसी चीज की जो डिमांड है वो घटने लगे उसको स्नूब इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये समझो क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? यानी कि सम विच्छेद बिंदु। जैसे कि मान लो हमारा एआर प्रोडक्शन है, आदित्य रंजन प्रोडक्शन कह रहा हूं, अरे पब्लिकेशन, देख रहे हो मेरे मुंह से निकल के प्रोडक्शन तो बहुत, क्या पता ये भी हो जाए। समझो, अगर हो गया तो हम यहां से एक वॉइस वो काट लेंगे क्लिप और कहेंगे कि देखा जो बोला था वही हुआ। एआर पब्लिकेशन है, आदित्य रंजन पब्लिकेशन है ना। अगर मान लो हमने 100 बुक छापी है ना, और 100 बुक छापने के बाद तुम ये बात जानते हो कि हम जितनी ज्यादा बुक छापेंगे उतनी ज्यादा हमारी कॉस्ट कम आने लगेगी। जानते हैं इस बात को? मान लो हमने सिर्फ पूरे दिन में 4 ही बुक बेची, तो लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी और वो सब तो ये बहुत ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर हमने 4000 बुक करी तो वो कॉस्ट थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बच्चों? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है कि हमने इतनी बुक तो अब छाप ली है पूरे दिन में, मान लो पूरे दिन में हम छापते हैं 5000 किताब, ठीक है, तो 2000 किताब छापने के बाद अब हमारा 0 प्रॉफिट और 0 लॉस है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके बाद जो भी होगा हमारा प्रॉफिट होगा, इससे नीचे जो भी होगा वो हमारा लॉस होगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 0 प्रॉफिट 0 लॉस, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दिल खुश कर दिया?
आदित्य सर जीके वाला टीचर बढ़िया लाए हैं। अरे तो भेजो ना उनको ये मैसेज, ये उन्हें परेशान करो, थोड़ा सा मैसेज भेजो कि सर जीके वाला टीचर आप ठीक ठाक लाए हो, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखो जरा क्या है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट। इक्वल देख लो इसमें कहां लिखा हुआ है, एक्सीड जा रहा है यानी कि ज्यादा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो वर्ड हैं जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के, या फिर जहां पे रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा टोटल कॉस्ट के, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बताओ जरा, तुम्हें बताया था या नहीं कि इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, किसने दिया था ये इनविजिबल हैंड थ्योरी, किसने दी थी? तेरी तो दही तोड़ दूं मैं यही, किसने? एडम स्मिथ ने, वेरी गुड। एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड की थ्योरी दी थी कि जब आप अपने लिए काम करते हो तब भी मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है और उससे भी देश का फायदा होता है। देखो जरा, स्वहित के माध्यम से प्राप्त बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव्ड वाया सेल्फ इंटरेस्ट। सिर्फ मैजिकल वर्ड पकड़ना सीखो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक समष्टि आर्थिक संकेतक यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, फटाफट बताओ जरा, ठीक है। बताएंगे जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक बताओ इनमें से कौन सा है? किसी विशिष्ट उत्पादन की कीमत, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक, तो ये तो माइक्रो में आएगा, तो गलत हो जाएगा या नहीं? क्या पूछा है हमसे? मैक्रो, ठीक है। फिर दूसरा देखो जरा, एक कंपनी, ये भी किस में आ जाएगी? एक कंपनी किस में आ जाएगी? माइक्रो में। डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड, एक ब्रांड की बात हो जाएगी, ये भी किस में आ जाएगी? मैक्रो में। लेकिन क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था ना, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस में आएगा? मैक्रो में। सबने आंसर बी दे दिया क्या? अगर अब भी तुमने ये क्वेश्चन गलत कर दिए तो मैं पुनीत सुपरस्टार की तरह एकदम कर दूं, मैं तो टूट गया भाई, मैं तो टूट गया एकदम, ठीक है। इतने किस तरह से मैंने तुम्हें किस डिटेल में समझाया और क्वेश्चन किस डिटेल में है तुम लोग देख लो, है ना। जो देखो लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो अंत तक जुड़ा रहेगा, जो लास्ट तक जुड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब मैं यूटिलिटी तुम्हें जरा समझा देता हूं, 2 मिनट का टॉपिक है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। बच्चों सेटिस्फैक्शन का मतलब, सेटिस्फैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतुष्टि, ठीक है। जैसे मान लो मेरा फेवरेट ना पिज्जा है ना। अब जब मैंने जय भाई को कहा कि यार एक पिज्जा खिला दो आज, तो जैसे ही इन्होंने मुझे एक पिज्जा खिलाया तो मार्जिन, तो जो मेरी यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो बच्चों क्या होगा? पॉजिटिव। इन्होंने मुझे एक और खिलाया तब भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन अब 2 खाने के बाद अब पेट हो गया, बिल्कुल भर गया एकदम। अब सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल, ठीक है। मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूं कि यूटिलिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल भी हो सकती है। सेटिस्फैक्शन, जो मेरा फेवरेट पिज्जा था, अब इन्होंने मुझे एक और खिला दिया, तो अब क्या हो गया? नेगेटिव। और मेरा पेट एकदम भरा पड़ा है और ये कट्टा लेके बैठ गए, कह रहे एक और खा, नहीं तो चला इधर से, तो नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि बच्चों यूटिलिटी जो है आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और ये हो सकती है। और ये हमें कब आती है? जब हम एक यूनिट और खाते हैं या कंज्यूम करते हैं, उससे आती है। अब जरा बताओ मुझे इसमें आंसर क्या है? प्रत्येक, आगे ये नहीं, प्रत्येक, जो मैं वर्ड बोलता हूं उनको पकड़ा करो। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। जैसे आप वो पिज्जा खाते जाओगे तो प्लस थी, फिर इक्वल आएगी और फिर नेगेटिव में जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस, ठीक है। बढ़ते हुए दर से बढ़ती है, गलत। टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट थोड़ी ना रहे, एक ही तुम्हारा फेवरेट कुछ भी हो, कड़ी चावल हो, ऐसा नहीं है कि तुम सुबह से शाम तक खा ही रहे हो तो तुम्हें वो फेवरेट ही होते रहेंगे। अगर फेवरेट भी है तो भी नुकोगे, ओ भैया यार मेरा कड़ी चावल से आज पीछा छूटा, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? ए। हाँ, इसको आप पर्सनल मत लेके जाना, व्यक्ति विशेष एक अलग चीज है, ठीक है, पर्सनल चीजें अलग है। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में दुर्लभता की समस्या, स्कैरसिटी प्रॉब्लम को अच्छे से दर्शाता है? बताओ जरा। लिमिटेड वांट एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, पढ़ा सा लग रहा है क्या कुछ?
लिमिटेड वांट है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। गलत है, ये उल्टा लिख रखा है। यानी कि मुझे चाहिए तो सिर्फ एक बाइक और एक गाड़ी, और पैसा महीने में कितना आ रहा है मुझे पता ही नहीं है, अंधा पैसा आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। दूसरा, अनलिमिटेड वांट एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, कि मुझे चाहिए भी गाड़ी बंगला सब कुछ और आ भी इतना ही रहा है, तो फिर तो क्या ही मैनेज करेंगे, गलत। तीसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड वांट्स हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, समय लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड हैं, ठीक है, लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल तो कभी होता ही नहीं है, सी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है बच्चों? तरलता जाल क्या है? तरलता समझो पहले क्या है। लिक्विडिटी मतलब कि आप उसको कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो पैसे में। जैसे कि मान लो मेरी एक जेब में एटीएम है, जिस एटीएम में 15,000 रुपए हैं, और एक जेब में मेरे कैश है, तो बताओ ज्यादा लिक्विड कौन सा है? ऑब्वियसली कैश है। मेरी एक जेब में 15,000 का चेक है, एक जेब में 15,000 का एटीएम है, ज्यादा लिक्विड कौन सा है? एटीएम। भाई पास से जाऊंगा एकदम, तो आप कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो उसको पैसे में, उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। अब ये बताओ कि बेस्ट क्या है इनमें से, लिक्विडिटी ट्रैप क्या बताता है? द सेंट्रल बैंक रेजेस इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। दूसरा, कॉमर्शियल बैंक स्टॉप लेंडिंग ड्यू टू हाई डिफॉल्ट रिस्क। इंटरेस्ट रेट आर नियर जीरो बट पीपल प्रीफर होल्डिंग कैश इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। ट्रैप मतलब बंद गए हैं, वो क्या है कि लोग ना इंटरेस्ट रेट बैंक इतने कम दे रहा है कि लोगों ने ना बैंक को पैसा देना ही बंद कर दिया। कहां रख रहे हैं? अपने मटकों में रख रहे हैं, बेड के नीचे रख रहे हैं, और वो पैसा जब घरों में ही बंद जा रहा है, मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, पहला कंट्री कौन सा है जिसने हैप्पीनेस को ग्रोथ से ऊपर रखा? ठीक है, आर्थिक विकास पर खुशी को प्राथमिकता देने का विचार पेश करने वाला पहला देश कौन सा था बच्चों? भूटान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से भी याद रख सकते हैं, जो ये स्कैवेंडियन कंट्रीज हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ये टॉप पे रहते हैं। भारत की स्थिति बहुत खराब है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? इन्फ्लेशन रेट देश में, महंगाई कितनी हो रही है देश में, ये माइक्रो में आएगा, गलत। दही तोड़ दूंगा अगर अब भी गलत कर दिया तो। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है, और हमने पढ़ा क्या है। नेक्स्ट, चाय का प्राइस कितना है, ये मैक्रो में आएगा क्या? ये मतलब राष्ट्रीय मुद्दा है कि भाई चाय के प्राइस ज्यादा कर दिए, कल 10 रुपए की थी आज 12 की हो गई, गलत। मैक्रो इकोनॉमिक, नेशनल इनकम, ये सही है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक, जीडीपी, जीडीपी भाई उसमें आएगा, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। नेक्स्ट, 1947 और 1990 के बीच में भारत ने कौन सा सिस्टम एडॉप्ट किया था? प्योर सोशलिज्म ना, कैपिटलिज्म ना, कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमी। लेजिस फेरे तो पढ़ाई हमने, तो आंसर क्या होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मेनली कंसर्न्ड विद? जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, वो मेनली क्या काम करता है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर या बैंकिंग? एग्रीकल्चर, क्योंकि बैंकिंग तो किस में आएगा? सर्विसेज में, और माइनिंग सेकेंडरी, माइनिंग भी आएगा इसी में, लेकिन हमारे यहां मेजरली क्या है? एग्रीकल्चर है। और मैन्युफैक्चरिंग किस में जाएगा? सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बताओ जरा इसको, मूंगफली से तेल निकालना अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का एक उदाहरण है? मूंगफली खेत से आई तो क्या हो जाएगी? प्राइमरी, लेकिन इसका तेल निकाला जा रहा है तो ये किस में आ जाएगी? सेकेंडरी में। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। पब्लिक गुड के हिसाब से नॉन रेवेलेरियस गुड्स क्या होते हैं? ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है बच्चों। ये आपकी पहली क्लास, ये आपकी पहली क्लास कंप्लीट हुई बच्चों। पहली क्लास पे हमेशा से ही बच्चा ज्यादा आता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा टूटने लगता है। हमारा टास्क इस सीरीज का क्या है कि हम कोशिश करेंगे, मैं इसमें 100% में मेरा रोल 50% है, 50% रोल मेरा है, और मेरा रोल ये मैं अपने पूरी डेडिकेशन से निभाऊंगा। अब ये बाकी का 50% का रोल आप लोग का है कि आप ये 50% का रोल किस तरह से निभाएंगे। सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, मुझे आप लोगों की तरफ से एफर्ट बस इतने से चाहिए कि जब मैं कोई चीज पढ़ाऊं, समझाऊं, तो उसको बिल्कुल आंख बंद करके कि हाँ अगर भैया बोल रहा है तो ठीक बोल रहा होगा, उसको इतना समझो। अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज करो, और पहली क्लास पे मुझे कमेंट चाहिए भर भर के। चाय सीरीज पे पहली में तगड़े
कमेंट, पॉलिटी पे तगड़े। जो भी बच्चा इसको लाइव देख रहा है वो सारे के सारे एक कमेंट अपने भाई के लिए छोड़ के जाएंगे। जो भी बच्चा इसको रिकॉर्डेड में आके देख रहा है, अगर आपको पहली बार इकोनॉमिक्स इस तरह से समझ में आई है या अगर आपने पहले भी कहीं पढ़ी है, मेरा रोल अगर इसमें थोड़ा सा बेटर है तो आप वो चीज बोल के जाओगे। क्योंकि बच्चों यूट्यूब की पहली वीडियो है, अगर इस पर बहुत ज्यादा कमेंट होंगे तो ये आगे रिकमेंड होगी और आप इस सीरीज को आगे बच्चों को भी रिकमेंड कर सकते हो। हम इसको मतलब वो तोड़ सकते हैं कि इसका एक फ्लो कि जी लाइव कम हुए, ज्यादा कर सकते हैं क्या हम लोग इसे? कल की क्लास में, परसों की क्लास में क्या हम इसे 1500 क्रॉस कर सकते हैं क्या? ठीक है, चलो प्यार बरकरार रखो, थारा भाई जलवा बरकरार रखेगा। दिस इज मी हिमांशु सोम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल को 3 बजे सेम टाइम और टॉपिक होगा नेशनल इनकम। 4 ऐसे शब्द जो पढ़ते सब हैं लेकिन समझते सब नहीं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। जय हिंद, जय भारत।